कि आफ्टर विराट कोहली कोई बात करता है तो शुभमन गिल की बात करता है। डू यू थिंक कि वो एक जो बेंचमार्क है वो एक नया ऊपर एक और क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो विराट भाई के रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि आप पृथ्वी उस टाइम पे और पृथ्वी अब दो डिफरेंट प्लेयर्स हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस टीम? आई थिंक मेरे को लगता है वर्क एथिक्स दोनों में अगर कंपेयर करें, पृथ्वी शो में और इसमें, मैंने यही बोला ना शुभमन में, तो बड़ा गंदा लगा था। राहुल सर ने बहुत डांटा था इस चीज़ के लिए। राहुल से डांटते हैं तो हाँ, वो डांटते हैं तो काफ़ी मतलब कैसे? बहुत फ्रीली भी रखते हैं, हाँ। बट जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो तो इंद्र नगर गुंडा बन जाते हो। एकदम और हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, बहुत एग्रेसिव कैप्टन है। मतलब उनको लगेगा कि ये बॉल करना है तो करना है। फनी नहीं, बहुत सीरियस है। आरसीबी जीत क्यों नहीं पा रही यार आईपीएल? वो आंसर किसी के पास भी नहीं है। ऐसा कोई ओनर बोल दे तो कितना अच्छा लगता है, वो भी एसआर के। पर एक ओनर है जो डांट भी देते हैं। वो भी डांट भी देते हैं। सही बात है। क्रिकेट में कभी फील होता है कि ये बंदा है शाहरुख खान इस इंडस्ट्री का, क्रिकेट का शाहरुख खान? मेरे को शेयर से ये लगता है। धोनी भाई का मेरे को एक चीज़ लगा, मतलब वो सबसे दिमागी कैप्टन लगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो गुस्सा तब होते हैं जब शिवम मावी, वेलकम टू सिक्स पॉडकास्ट। भाई कैसे हो? बहुत अच्छा, एकदम फिट एंड फाइन। यस, एकदम ठीक हूँ अभी। क्या हुआ था इंजरी में अभी? अब वाली इंजरी क्या हुआ था? T12 लेवल पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, और ये री इंजरी हुई थी पहले, क्योंकि पहले थी आई थिंक, फिर एक साल हो गया टोटल। दो इंजरीज, मतलब एक ही इंजरी थी बट वो दो टाइम हो गई, तो इसलिए थोड़ा लंबा टाइम हो गया। मूव ऑन करने में टाइम लग ही जाता है, कुछ भी ब्रेक हो। सही बात है। बट इन जनरल कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल लाइफ वाइफ में? और विद फैमिली आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, ऐसा आप बता रहे हो कि 5-6 महीने आपने टाइम दिया, तो इन जनरल लाइफ के बारे में कैसा चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा चल रहा है वैसे। मतलब जो चीज़ मैं करना चाह रहा था उस पर फोकस कर पा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा था कि जब मैंने अपने एक्शन पे वर्क किया, क्योंकि मेरे को इंजरीज बीच में बहुत हुई थी। तो ओबियसली थोड़ा टेंशन में रहता ही है, कोई भी ह्यूमंस है तो प्रॉब्लम आती है। और बट यही था कि अगर मैं सब चीज़ ठीक कर लूँगा तो एक टाइम के बाद फिर चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, और अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर। यार ये मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट है, क्योंकि आपका एक्शन लिटरली बहुत प्यारा है। मतलब मैं बस ये होप कर रहा हूँ जो आपने चेंज किया है वो एक्शन वैसे का वैसे ही रहे, क्योंकि बहुत प्यारा एक्शन, वो सीम एक्शन जो आता है और अंदर जब बॉल आती है ना आपकी, देखने में भाई। आपको उससे भी अच्छा देखने को मिलेगा। चलो होपफुली। होपफुली। और साथ साथ आपने काम करने की बात की कि आपने बहुत काम किया अपने ऊपर। अब बैटिंग में भी देख रहा था हमें कि काफ़ी अच्छा आपने उसको इन्हांस किया अपने स्किल सेट को। ऑफ कोर्स यू हैड दो स्किल्स बैटिंग में, हमने पहले भी देखा है, वो झलक दिखती थी। इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था आपका, विजय हजारे में 50 से ऊपर की एवरेज थी। तो जब मौका मिला है बैट से भी आपने कारनामे करके दिखाए हैं। तो किसी ने आपको एडवाइस किया था कि यार थोड़ा बैटिंग पे फोकस करो, या इंटरनल थॉट था कि अब मुझे थोड़ा बैटिंग पे भी जाना है? इंटरनल थॉट ही था, क्योंकि जब मैं 2018 में आया, आईपीएल में आया, तो यही था। फिर मैं समझ आने लगा कि उसके बाद क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में इतने मतलब सिक्सेस कैसे मारते हैं वो नहीं आता था। मतलब नीचे आता था बाउंड्रीज कैसे मारनी है, बट सिक्सेस कैसे मारना है। अगर 145 प्लस वाला बॉलर है तो उसको कैसे मेरे को छक्के मारना है, वो उस पर मैंने वर्क किया। मैं लास्ट 2.5 ईयर से बहुत बैटिंग कर रहा हूँ, जैसे बॉलिंग करता हूँ वैसे ही बैटिंग कर रहा हूँ। तो उस पर यही था कि अगर मैं लास्ट में आके टीम को, किसी भी टीम को लास्ट में यही ज़रूरत होती है कि 2-3 छक्के मार दे। कभी लास्ट ओवर में या 2 ओवर में 20-25 रन चाहिए, तो वो बनाने के लिए इतने मतलब उस पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो मैंने वही सोचा कि लास्ट में अगर मैं वो 2-3 हिटें मार पाऊँगा अपनी टीम के लिए, तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं होगी। और 145 फेंकते वो, तो जब फेस करनी पड़ी तब क्या हालत थी? नहीं, कभी सच बताऊं तो इतना कभी डर नहीं लगा, क्योंकि अंडर 19 के टाइम से जब राहुल द्रविड़ सर थे और अभय शर्मा सर थे जो, तो वो साइड आर्म से बहुत तेज़ डालते थे, या तो यॉर्कर या फिर मतलब रिप के पास और बाउंसर, मतलब एक प्रॉपर हेलमेट के पास। तो उन्होंने इतनी मतलब हैबिट डलवा दी, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैं अंडर 19 इंग्लैंड में भी गए थे, तो वो लोग, मैं तो अच्छा था कि आगे नहीं डाल रहे थे, वो मेरे को बाउंसर डाल रहे थे, तो मेरे रन बन गए स्टार्टिंग के, जो सेट वाला फेज़ होता है। फिर उसके बाद आगे डाल रहे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो यही था कि उन्होंने वो चीज़ कराई, तो अभी हेल्प होता है।
तो अभी क्या है, अभी सिर्फ मेंटेन करना पड़ता है मेरे को, तो वो चीज़ पे मैं बस फोकस करता हूँ। और रही बात लास्ट ये जो छक्के मारने की, तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा और फ्यूचर में आपको और अच्छा दिखूँगा। बट जैसे हम इंजरीज़ की बात करते हैं और हम देखते हैं कि इंडिया में इन जनरल अगर हम एक प्लेइंग 11 बनाएं तो 11 के 11 एक प्लेइंग 11 बन सकती है जिसमें इंजर्ड बॉलर्स हैं और सारे फ्यूचर हैं। जैसे आपकी बात करते हैं, कमलेश की बात करते हैं, बुमराह की बात करते हैं, ये मयंक यादव हो गए। तो ऐसा इतना फ्रीक्वेंटली इंडिया में ही क्यों हमें देखने को मिलता है कि यार फास्ट बॉलर्स जो आ रहे हैं जिनके पास टैलेंट है, जैसे हम पाकिस्तान की बॉलर्स की बात करते हैं कि वो 150 फेंकते हैं, हमारे बॉलर्स भी फेंकते हैं, बट वो इंजरी इतनी जल्दी हो जाती है। तो इसके पीछे क्या एनसीए है, बीसीसीआई है, या स्टेट है, या इवन बॉलर खुद अपना पर्सनल ले पा रहा, इसके पीछे क्या रीज़न? आई थिंक 2-3 रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि इंजरीज 2-3 टाइप से ही होती हैं। अगर एक तो ओवरलोड से होती है, या फिर एक्शन वाइज होता है, या फिर आप बहुत कम बॉलिंग कर रहे हो। ये 3 टाइप की मतलब इसमें इंजरीज होती हैं। तो मैं भी अपना बताऊं तो पर्सनली कि मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया है कि अगर मैं जब मैचेस नहीं खेल रहा, तो वो टाइम पे मैं कैसे अगर ऐसा नहीं नहीं करूं कि मतलब कम बॉलिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा बॉलिंग हो रही है। तो मैं इसलिए मैं ये जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं ये खेलता रहता हूँ, क्योंकि बॉलिंग फिर उतना ही होता रहता है जितना आपको मैच में खेलना है। या फिर जब मैं डेज खेलने गया तो मेरे को कितने ओवर्स करने हैं, कितने स्पेल में करना है, तो वो चीज़ पे फोकस किया तो सब चीज़ अच्छा चल रहा था। आई थिंक वर्कलोड पे अगर वर्क किया जाएगा तो शायद इंजरीज कम हो जाएंगी, और जिसका एक्शन ख़राब है, एक्शन पे वर्क किया जाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और उसको सेफ फील कराया जाएगा कि आप बाहर नहीं रहोगे टीम से। और आपको अगर 6-7 महीने के बाद, हाँ, क्योंकि वो माइंड में रहता है तो बंदा कुछ चीज़ें चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको वो चीज़ से सक्सेस मिली है, बट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, क्योंकि फिर इंजरी हो गई, वो वापस फिर नीचे आ गया। बट अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में भी देखोगे, उनको प्रॉपर जो बहुत मतलब 145 प्लस 50 तक डाल रहा है बॉलिंग, उसको कुछ मैचेस खिलाते हैं फिर रेस्ट देते हैं, फिर कुछ मैचेस खिलाते हैं। उनको ये नहीं कि डोमेस्टिक में जाओ आप इतने मैचेस खेलो, तो वो लोड नहीं पता होता किसी को। वो पर्सनली खुद प्लेयर्स को ही पता होता है कि कितना मेरे बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि 145 प्लस जो डाल रहा है और जो 130 डाल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ है। आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जिस पे अगर वर्क किया जाएगा तो फ्यूचर में इंजरीज कम हो जाएंगी। ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि एक कैप्टन की बैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बॉलर के लिए, इंडिया में स्पेशली, कि अगर आप बैक करोगे, जैसे हमने सुना है कि विराट और रोहित वर बॉलर्स कैप्टन, कि वो बॉलर्स को बहुत बैक करते थे, तो एक कैप्टन की भी हम लोग मान के चलते हैं। एग्जैक्टली कैप्टन का बहुत बड़ा रोल रहता है कि कौन बॉलर कौन सी पोजीशन पे बॉलिंग करेगा। आपने देखा होगा कि हम भी ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे टीवी पे बैठे हैं कि यार ये वाला बॉलर होना चाहिए, और वही लगा, विकेट मिल गया तो यही हम बात कर रहे थे। तो नॉर्मली होता है ना वैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने बॉलर्स को कैप्टन कैसे यूज़ कर रहा है उस टाइम पे। भाई 2023 में यू आर विद जीटी गुजरात टाइटंस, वहाँ पे वर यू एक्सपेक्टिंग कि कोई मैच मिल जाएगा उस वक्त पे? बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि आप एक दो मैच हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे मोहम्मद शमी थे, मोहित शर्मा थे, एंड दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल। उसके बाद डिस्कशंस वहाँ पे क्या होती थी आशीष नेहरा के साथ आपकी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एज वेल? बिकॉज एक तो वो चीज़ है कि वो एक ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबा टाइम क्रिकेट खेला इंटरनेशनल लेवल पे, एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन लॉट थ्रू इंजरीज, ठीक है? तो इंजरी मैनेजमेंट को लेके उनसे कुछ अलग से बात होती थी, एंड देन और डिस्कशंस क्या होती थी कि प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है नहीं बन सकती, क्या डिस्कशंस थी वहाँ? नहीं, मैं कुछ मैचेस में जैसे उन्होंने बोला कि इम्पैक्ट में भी था, बट वो होता है ना कि अभी इम्पैक्ट में था बट वो ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम से ये हुआ। तो उन्होंने बोला कि तेरे को हम इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं, क्योंकि मोहित शर्मा फर्स्ट 2-3 मैच में बहुत अच्छा कर गया है, तो उससे पहले वो देख रहे थे मेरे को। बट उनका वो अपना एक डिसीज़न होता है, जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट होता है, तो उन्होंने यही बोला कि अभी हम देखो इसमें देख रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें थी वो नेट में बहुत मतलब खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं कि क्या क्या बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। वो बोल रहे हैं मैं मतलब ये चीज़ हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ हो। तो तू मतलब बॉलिंग कर, जितना अच्छा कर सकता है, जितना लंबा करेगा उतना फ़ायदा रहता है। और उनके आसपास रहने में मज़े तो बहुत आते हैं ना, हाँ, एक तो दिल्ली वाली बहुत हंसी वाइब। मजाक करते हो बहुत। कोई इंस्टेंस आपको याद है उनके साथ कि यार ये बात तो रह जाएगी अब दिमाग में? वो कभी भी मतलब वो उनकी अच्छी चीज़ लगती थी कि वो टीम को बना के रखते थे। कभी भी जैसे कोई नया प्लेयर आया है टीम में, उसको अपने रूम में बुलाना, वहाँ पे मतलब खाने के लिए मंगा लिया, ऐसे बहुत मतलब
सब लोग ऐसे खुश रहते थे ना उनसे, कि ऐसा नहीं था कि वो अलग अलग अपने अपने रूम्स में हैं। वो हमेशा आजा पंडित, जैसे उनको मोहित भैया को बोलते थे, आजा पंडित जल्दी आजा रूम में। तो बड़ा बड़ा ऐसे हंसी मजाक करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो। और हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, आपको डिस्कशंस आपकी भी हुई होंगी हार्दिक पांड्या के साथ विद कि प्लेइंग 11 में जगह वगैरह जो भी है, एंड हाउ हैव यू सीन हार्दिक पांड्या डूइंग एज अ कैप्टन वहाँ पर? बिकॉज जीटी के पहले 2 साल मतलब दे वर इम्प्रेसिव। आते ही एक तो मतलब उन्होंने टाइटल जीत लिया, ट्रॉफी जीत ली, एंड देन नेक्स्ट ईयर फिर से रनर अप थे। तो वो एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करके रखते थे एज अ कैप्टन? वो बहुत एग्रेसिव कैप्टन है, मतलब उनको लगेगा कि ये बॉल करना है तो करना है, मतलब वो टीम का प्लान है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि एग्रेसिव थे तो उस टाइम पे, क्योंकि आज की क्रिकेट अगर देखोगे, जो एग्रेसिव कैप्टन है वही मुझे ऐसा लगता है कि वो सक्सेस हो रहा है, कि अगर इसको आउट करना है तो करना है, कैसे भी टीम के लिए आपको करना ही है। 10-15 रन पड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन विकेट हाँ, चाहिए। विकेट चाहिए, तो वो वैसे था। और आपने उनसे कुछ ऑब्जर्व किया, उनका रूटीन कैसा था? बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन रहते थे, काफ़ी ज़्यादा सब लोग ये बात करते रहते हैं कि शायद जो इंडिया कैप्टनसी थी उसको भी लेके कि भाई अवेलेबिलिटी इश्यूज हो सकते थे, इसलिए कैप्टनसी अभी नहीं है उनके और पास। शायद से 2023 के सीज़न में इंजर्ड भी थे, बॉलिंग भी उन्होंने कम ही करी थी जितना है। उन्हें थोड़ा उस टाइम आई थिंक बैक का इशू था थोड़ा। तो वही है कि जब इंजरी हुई थी उसके आसपास का टाइम जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी के भी लिए। तो वो तो ऑलराउंडर हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है कि मैनेज करना चीज़ें, कि बैटिंग भी करना है आपको, लंबा बॉलिंग भी करना है। तो वही था, वो उस टाइम मैनेज कर रहे थे वो चीज़ को, कि कैसे मैं वो टाइम को मतलब कम बॉलिंग कर रहे थे इसीलिए। तो डू यू सी योर सेल्फ एज समवन लाइक हार्दिक पांड्या, जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं टीम में, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन द सेम कैपेसिटी? विद द बैट, विद द बॉल, विद द फील्ड। ऑब्वियसली, मतलब मैं यही चाहूँगा कि मतलब जहाँ भी खेलूँ किसी टीम के लिए, मैं तीनों चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मतलब बैटिंग से, बॉलिंग से और फील्डिंग से। बट मेजर फोकस आपका ऐसे मतलब बैटिंग पे भी शिफ्ट हो रहा है अब, या फिर पहले मेजर फोकस इज लाइक बॉलिंग करनी है, पहले कंट्रीब्यूट वहाँ से, फिर अगर सेकेंडरी कुछ आ रहा है मेरे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो आई मेक श्योर कि मैं उस पर खड़ा उतर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब हमेशा मैं प्रॉपर अब अपने को ऑलराउंडर समझता हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर। जो मतलब दोनों को मैं बराबर टाइम देता हूँ, कि अगर एक दिन मैं बॉलिंग पूरा कर रहा हूँ तो फुल बॉलिंग पे फोकस करता हूँ, और बैटिंग पे कर रहा हूँ तो फुल बैटिंग पे करता हूँ। और ऐसा नहीं है जैसे पहले 10-15 मिनट बैटिंग करी। बैटिंग आप जितना लंबा करोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो आपको ईजी हो जाता है वो समझने में कि कैसे सिक्सेस लगेंगे, कौन सा बॉल मारने का है, कौन सा डिफेंस करने का है। तो वो तभी सीखते हो आप जितनी मैक्सिमम बॉलें खेलते हो वहाँ जाके। तो मैं अभी उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं दोनों या मतलब तीनों चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ टीम के लिए। एक बहुत फ़ैन बॉय क्वेश्चन है, और ये बहुत क्यूरियस है मेरे लिए, क्योंकि 2023 की सीज़न में आप गुजरात टाइटंस के साथ थे, और उसमें एक मैच हुआ था जब केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच हुआ था, और रिंकू सिंह ने यश दयाल को 5 छक्के लगातार मार के मैच जिता दिया था। एंड यू आर समवन जो यूपी की टीम में भी आप साथ रहे हो तीनों, गुजरात टाइटंस में यश आपके साथ था। उसके बाद हमें ये सुनने को मिला था कि 7-8 मैचेस यश दयाल नहीं खेले, क्योंकि वो थोड़ा उनके बैक ऑफ द माइंड आ गया है, उनको मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। एज अ कैप्टन हार्दिक ने उन्हें क्या सलाह दी? एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, आपने उन्हें क्या सलाह दी, या हमने टीम मैनेजमेंट की साइड से क्या सपोर्ट देखने को मिला? 5 6 के बाद हार्दिक भाई और नेहरा भाई ने उसको यही समझाया कि ये हर किसी किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तेरे साथ हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब जैसे ब्रोड को 6 छक्के पड़े थे, तो वो भी एकदम डाउन हो सकता था। ठीक है, डाउन होते हैं, 1-2 दिन लगते हैं, बट उसके बाद आई थिंक उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उस टाइम मैं वहीं पे था, तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड था वो चीज़ भी। और उसके बाद रिकवरी में उसको आई थिंक 1 महीना लगा था। मैं मतलब वहीं पे था, तो वो लोगों को तो ऐसा लगा होगा देखने में कि मतलब डिप्रेशन हो गया, बट उसकी तबीयत भी एक्चुअली ख़राब हो गई थी। शायद वो सोचने से हुई, किस चीज़ से हुई, बट एक्चुअल में उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वायरल हो गया था। तो उससे उसको टाइम लगा 1 महीना रिकवर होने में। तो हार्दिक भाई ने यही समझाया था कि किसी को भी हो सकता है यार, ऐसा नहीं है, कि अपने को स्ट्रॉन्ग रख, अभी तो कितनी लंबी लाइफ है, आगे भी चलेगा ये चीज़। अगर जितना जल्दी मूव ऑन होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आगे मैचेस मिलेंगे अगर तो उसमें करना पड़ेगा ना परफॉर्म, तो इससे मूव ऑन होना पड़ेगा। तो उन्होंने आपने क्या उन्हें, मतलब जैसे आप तो दोस्त ही हो, भाई की तरह क्या सलाह देना? और रिंकू भी आपसे से, आप तीनों मिले होंगे साथ में, या रिंकू ने उनसे मिले होंगे, तो क्या एक फ्रेंडली एडवाइस? एज अ बॉलर भी ऐसा ना होगा कि थोड़ा सा रिलेटेबल फील हो रहा होगा कि यार मुझे अब समझ में आता है कि क्या बीत रही होगी? हाँ हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि फिर यही था कि वो
यश दयाल भी जो था वो इंजरी से ही होके आ रहा था उस टाइम ना, उसके बैक की इंजरी थी उससे थोड़े टाइम पहले। तो जैसे मैंने बात करी, थोड़ा टाइम लगता है उसको वापस चीज़ें, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा था यॉर्कर, बट वो हुई नहीं। और ऊपर से हम सेम स्टेट से खेलते हैं, जब नेट्स में आप इतनी बैटिंग कर रहे होते हो किसी को, तो थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि ये क्या बॉलिंग कर सकता है। तो मेरी जैसे यश से बात हुई तो उसने यही बोला कि मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, यॉर्कर डालने जा रहा है, यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, स्लोअर वन भी अगर डल रहा है तो थोड़ा पीछे डल रहा है, बहुत टाइम मिल रहा है बैट्समैन को मारने के। और रिंकू उन बैट्समैनों में से है जो, बहुत कम बैट्समैन है जो सामने छक्के मारते हैं स्लोअर वन को। नॉर्मली इधर देखता है बैट्समैन या मिड विकेट तरफ देखता है, बट वो क्रॉस बैटेड भी और सीधा बैट से बहुत अच्छा मारता है। तो उसने मतलब जो भी मिस हुआ उसने सारी बॉल पे छक्के मारे हैं। तो यही था, यश को मैंने बोला कि जब नेट्स में हम अब बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा लंबा करेंगे जिससे एग्जीक्यूट हो पाए चीज़ें। तो फिर उसके बाद फिर उसकी मतलब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया था। रिंकू सिंह और यश दयाल के आपस में डिस्कशन होती है बाद में इस चीज़ के बारे में ड्रेसिंग रूम, क्योंकि हाँ, रिंकू का कॉल आया था बाद में, क्योंकि अलग अलग होटल में थे। उसने उस टाइम तो ज़्यादा मतलब सोचा नहीं कि यार इसको अब जाके मिलूँ, तो उसने आराम से फ़ोन किया कि ये होता रहता है, तू भी एक दिन होगा, क्या पता मेरे को ऐसे टाइम पे आउट कर दे कि मतलब जब मैच का एकदम ऐसा चल रहा हो, क्रूशल मोमेंट चल रहा हो। तो उसने फिर बहुत अच्छे से समझाई, ये काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। बट यश का भी एक मतलब एक पूरा सर्कल बना कि उन्होंने, जैसे आप बोल रहे हो कि स्लोअर बॉल एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, बट जब होनी थी तब धोनी के सामने हो गई थी। आरसीबी वाले मैच में धोनी को आउट किया था उन्होंने। तो हाँ, मतलब ये देख के लगता है। बट एज अ बॉलर आपसे पर्सनली, अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपको 5 छक्के लग गए हैं, आप कैसे कोप अप करोगे इस चीज़ को? मैं यही सोचूंगा कि लाइफ का पार्ट है और क्रिकेट में ये होगा, ऐसा नहीं है किसी के साथ नहीं हुआ, होगा ज़रूर। तो वही एक समझ के कि आज बुरा दिन था, मतलब मैं जो करना चाह रहा था अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट मैच में वही कोशिश करूँगा कि वो चीज़ एग्जीक्यूट हो और इतना इजी कोई मुझे मार ना पाए, मतलब मैं वही फोकस करूँगा। यार एक मेरा सवाल ये है कि एक यूपी का लड़का, कब उसको लगा कि यार मैं इंडिया भी खेल सकता हूँ, कब उसको लगा कि यार मैं 150 के आसपास ना बॉल डाल दूंगा, कब वो जर्नी शुरू हुई कैसे? जर्नी तो मतलब यहाँ पे जब लोकल क्रिकेट खेलता था उसके बाद मतलब तब तक प्रोफेशनल क्रिकेट ज्वाइन नहीं की थी मैंने। टेनिस बॉल वगैरह से शुरू कर देता? टेनिस बॉल से ही खेलता रहता था यहाँ पे जब गली क्रिकेट में। तो जो शीशे वीशे तोड़ते थे फिर घर आसपास जो सोसाइटी के, फिर पार्क्स में जाने लगे, पार्क में खेलने लगे, जब सोसाइटी के मैचेस होते हैं फिर खिलाना बंद कर दिया था उन्होंने मेरे को, क्योंकि वो बोलता था मैं नहीं खिलाऊंगा। मतलब जो हमारे ना ब्लॉक्स थे, ए ब्लॉक हाँ हाँ। बी ब्लॉक ऐसे करके, तो ए से खेलता था तो वो मना कर देते थे क्यों? कि ये क्यों? शीशे बहुत तोड़ता है? छक्के मार रहा है। नहीं, पैसे लगाते थे जैसे आपस अच्छा। में नहीं लगाते, हाँ 100 रुपये लगा लिए, हाँ 200 रुपये लगा लिए आपस में। तो वैसे हंसी मजाक चलता था पूरा कि भाई चलो 100 रुपये, क्योंकि उससे क्या है 100-200 से इंटरेस्ट रहता था कि कंपटीशन बना जीतना है, रहता था। कंपटीशन रहता था। अगर ऐसे ही खेलेंगे कंपटीशन नहीं रहता है, तो वो इसीलिए वो 100-200 रुपये रख लेते थे कि इतने रुपए का मैच है चलो खेलते हैं। तो आपस में ये हो जाता था भाई एक ए और बी का मैच है या सी से मैच है, तो वो पूरी टक्कर रहती थी। तो एक टाइम पे उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था मेरे को खिलाना कि इसको नहीं खिलाएंगे। तो फिर नेबर्स ने फिर देखा था, जैसे आ जाते थे ना उनके बच्चे भी खेलते थे साथ में, तो बताते होंगे, तो उन्होंने बोला कि भाभी जी ये इसको ज्वाइन कराओ। तो फिर उन्होंने, पापा ने फिर देखा कि कोई एकेडमी यहाँ पे कौन सी अच्छी है, तो फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी। मैं 12 साल का था तब उन्होंने ज्वाइन कराई थी मेरे को। और तब भी अपने एज ग्रुप में या अपने एज के हिसाब से तेज डालते थे, या तब ज़्यादा फोकस बैटिंग पे था, क्या था? मैं बेसिकली बॉलिंग तो मैं ऐसे ही करता था, मैं बैट्समैन था पहले वाह। जब स्टार्टिंग में। तो भाई बट मेरे को ऐसे छक्के नहीं आते थे मारने में, बैटिंग करता था प्रॉपर से। प्रॉपर। हाँ, और जनरली क्या होता है कि हर एक एस्पायरिंग क्रिकेटर की जर्नी शुरू होती है एज अ फास्ट बॉलर, फिर समझ में आता है नहीं भाई कमर पकड़ जाएगी, आपको स्पिन डालनी पड़ेगी, फिर बैटिंग पे शिफ्ट हो जाता है इंसान। आपकी जर्नी उल्टी शुरू हुई एज अ बैट्समैन उल्टी शुरू हुई है, क्योंकि जैसे अब संडे का टाइम होता था, लास्ट में जैसे बैट्समैन बचे तो सर बोलते थे ये ले बॉल डाल, ऐसे डालते थे जैसे ख़त्म करने के लिए नहीं होता, लास्ट में डाल दिया जितना भी बचा हुआ है। तो मैं तेज़ डाल रहा था उस टाइम, तो मतलब उस अंडर मतलब 13-14 ईयर्स में तेज़ डाल रहा था बहुत। तो फिर उन्हें लगा कि हाँ मतलब इसमें कुछ है, अच्छा डाल रहा है। थोड़े दिन देखा फिर ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि यार बॉलिंग ऑलराउंडर ही बन जा, वो ज़्यादा सही रहेगा। सही बात है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा तो बॉलिंग कर रहा है, तेज़ डाल रहा है। क्योंकि अब हर किसी कोच को लगता है ना कि कोई छक्के मार रहा है तभी बैट्समैन अच्छा सही है। बात है। तो उस टाइम उन्होंने वही देखा कि बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है। तो फिर मैं बॉलिंग मतलब धीरे धीरे बॉलिंग करता गया, ऐसे ही बैटिंग से थोड़ा फोकस कम होता गया।
तो उसके बाद बॉलिंग करता गया। फिर अंडर 14 खेल गया था मैं नेक्स्ट ईयर दिल्ली से। अच्छा। तो हाँ, अंडर 14 खेला, फिर हम लोग फाइनल जीते थे, श्रीनगर में हुआ था हमारा फाइनल। तो उसके बाद मैं 2 साल 16 नहीं खेला, क्योंकि मैंने परफॉर्म भी किया था। उसके बाद उनकी लीग होती है दिल्ली में, दिल्ली में लीग तो होता दिल्ली में हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं। उसके बाद भी नहीं खिलाया मेरे को। फिर मैं आया यूपी, शिफ्ट हो गया। जब मैं मेरे को 16 नहीं खिलाया इन्होंने, डायरेक्ट 19 खिला दिया। है। अच्छा। तो उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट जो होती है यूपी में, यूपी में। तो उसमें बहुत अच्छा किया था, हाईएस्ट रन गेटर था। और आई थिंक 4 विकेट थी मेरी 3 मैच में। तो भाई साहब। उस टाइम विकेट नहीं मिली थी, रन ज़्यादा बने थे। तो फिर ट्रायल मैचेस होते हैं, मैंने वहाँ पे ट्रायल मैचेस में विकेट लिए, मतलब रिंकू विंकू इन सबको आउट किया था, रिंकू और 2-3 बैट्समैन है। तो उसके बाद फिर रन बनाए थे, आई थिंक 31 या 32 नॉट आउट बनाए थे लास्ट में जाके। तो उन्हें सेलेक्टर्स को यही देखना था कि बैटिंग कैसी करता है। तो 40-41 रन चाहिए थे लास्ट में, तो मैंने तेज़ बना दिए थे थोड़े जाके। तो उसके बाद मेरा फिर अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ था स्टेट यूपी। यूपी के लिए। तो फिर मैं यूपी के लिए जब फर्स्ट ईयर खेला, मेरे 6 मैच में 23 विकेट थे कूच बिहार ट्रॉफी में। ओके। और वनडे में तो मेरे को दो ही मैचेस में चांस मिले थे, तो 3 विकेट थे उसमें। तो फिर मेरा आया जेडसीए का टाइम। तो जेडसीए के जो ये कैंप होता है, तो कानपुर में ही था। तो उसके बाद फिर मैं जब लास्ट दिन था ना, तो वो सिखाते हैं कि स्लाइडिंग Fielding कैसे के लिए करना है, ये सब। drills, हाँ। एक्चुअली मेरे को पहले से आता था वो चीज़, क्योंकि ग्राउंड में हमें सिखाया जाता था। तो क्योंकि एक जब मैं आई थिंक 14 का ही टाइम था, तो रैना भाई उस टाइम आए थे एकेडमी में। तो उन्होंने बताया, उन्होंने देखा मेरे को डाई मारते हुए, अच्छा। तो उन्होंने ये बोला, तू फास्ट बॉलर है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो बोला कि अगर इंजरीज कम करनी है तो भक्के पकड़ना सीख, अपनी रेंज बढ़ा, मतलब तेज़ कैसे, उसको इजी कैसे कैच पकड़ना है वो सब, या फिर रोल कर, जिससे इंजरीज कम हो जाती हैं। अगर आप डाई मार रहे हो, कभी शोल्डर चला जाता है, कभी कुछ। तो मैंने वो चीज़, मेरे को समझ आई कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी रेंज बढ़ाना स्टार्ट किया। तो काफ़ी ऊंची ऊंची कैच मारते थे, मतलब कोच, और दूर दूर मारते थे। जैसे मेरा रेंज थोड़ा दूर का है, 15 मीटर 20 मीटर, तो उसके आसपास मारते थे कि जिससे मेरा रेंज बढ़ जाए, चाहे कैच छूट जाए, बट कैसे रेंज बढ़ा जा सकता है। तो फील्डिंग वो चीज़ अब मेरे को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब मैं इंजरीज़ के बाद भी, अगर मैं 5-6 महीने के बाद भी आता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ पता है कि मेरे को कैसे करना है, कि कितना इजीली पकड़ना है या रोल करना है, राइट। जिससे इंजरीज़ कम हो जाती है। और वो मेरे को अब हेल्प करती हैं, क्योंकि टचवुड अभी तक मेरे को इंजरीज़ ग्राउंड की वजह से तो नहीं हुई है, मतलब ग्राउंड इंजरी वैसे तो नहीं हुई है, फील्डिंग करते हुए नहीं हुई है। फील्डिंग करते हुए नहीं हुई है। राइट। तो नॉर्मली जो एक था इंजरी का, वो मैंने मतलब सॉल्व कर लिया है, उस एटलीस्ट पे वो वर्क रास्ता किया है। पता है कि तो कैसे वो उससे कैसे navigate निकला करना जाता है, ना। हाँ सही बात फिर है। उसके बाद जेडसीए के बाद जेडसीए में जब स्लाइडिंग करा रहे थे, तो उस टाइम वो थोड़ा सर्व वर्व डाल के ना, जिससे स्लिप हो जाए, तो वो चीज़ करा रहे थे। आई थिंक 10-12 प्लेयर पहले कर चुके थे। मेरे को थोड़ा डर लग रहा था उस पर, क्योंकि मेरे को स्लाइड आती थी, बट कहीं माइंड में ये था कि कुछ हो ना जाए। तो वैसा ही हुआ, वो पैर, जैसे मैं स्लाइड करने गया, वो पैर फंस गया, और यहाँ पे ग्रेड 2 इंजरी हुई थी मेरे को, एसीएल। ACL ग्रेड 2 लेफ्ट नी में, जो लैंडिंग। और उस टाइम कोई कोच नहीं था मेरे को बताने के लिए, क्योंकि जब मेरा रिहैब हुआ, आई थिंक मेरा रिहैब इतना अच्छा नहीं हुआ था दिल्ली में, मैंने तो कराया था, ऑपरेट हुआ था उस क्योंकि टाइम पे इतना, या फिर रिहैब से नहीं हो नहीं, गया था? ग्रेड 2 था। तो उसमें यही था कि इतना अच्छा रिहैब नहीं होने की वजह से क्या है, वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई उतनी जल्दी, क्योंकि नॉर्मली 7-8 महीने में आ जाती है अगर ACL का कुछ है। राइट। तो बट इतना अच्छा वो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मेरा एक्शन में पहले आउट स्विंगर था, बॉलर। तो उसके बाद फिर मैं इन स्विंगर बना, क्योंकि मेरा बॉडी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि पावर नहीं थी, आगे चढ़ नहीं पा रहा था पैर पे। तो ये चेंजेस आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं खुद परेशान होता था कि बॉल ही नहीं उठ रहा, इससे ऊपर बॉल ही नहीं जा रहा था, नी से नीचे नीचे ही बॉल ऐसे गिर रहा है, डाउन द लेग जा रहा है। तो मैंने फिर खुद से ही वर्क किया, आके 1-1 1.5 घंटे वो रेस्ट ले लेके, थोड़ा थोड़ा बॉल डाल के। फिर थोड़े टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, वो फिर धीरे धीरे आने लगा। तो ऐसे मैं इन स्विंगर बना था, मतलब पहले आउट स्विंगर था। एक्सीडेंटल इन स्विंगर हो गया हाँ, बोलने का। एक्सीडेंटल इन स्विंगर। बट फ़ायदा तो बहुत किया है, क्योंकि उसमें विकेट्स ज़्यादा, अगर स्विंग स्टार्ट हो गया तो सबसे मुश्किल होता है इन स्विंग को मैं उस खेलना। इंजरी को थैंक यू बोलना नहीं चाहता कि इन स्विंगर दे दिया हमें, लेकिन डंडे पे जब बॉल लगती है ना, वो खुशी जो होती है अलग अलग वो है। अलग मज़ा है वो। फिर इंडिया अंडर 19 कैसे हुआ वहाँ से? इंडिया अंडर 19 ऐसे हुआ कि
फिर मैं ये फर्स्ट ईयर के बाद की बात बताता हूँ। जेट जब इंजरी से मैं वापस आया, सेकेंड ईयर जब स्टेट में थे हम लोग, तो स्टेट में फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट 1-2 मैच खिलाया और मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज करने लगे, क्योंकि सब लोग ही ऐसे ले रहे थे कि 1-1 2-2 विकेट, और मैं भी वैसे ही ले रहा था। तो ऐसा नहीं है कि, बट वो प्रेशराइज कर रहे थे कि नहीं यार तुम अच्छा नहीं कर रहे। आई थिंक उन्होंने पता नहीं क्या देखा, वो उनके ऊपर है। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू इतना अच्छा नहीं डाल रहा है, अभी हमें लग रहा है विकेट्स नहीं निकाल रहा है टीम के लिए। तो उन्होंने 2-3 मैच बाद मेरे को ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैं वो फुल सीज़न ड्रॉप रहा वो सीज़न के बाद। तो उस साल हम चैम्पियन बने थे, मतलब अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के, मुंबई से जीते थे। वो रिकॉर्ड बनाया था लास्ट दिन में 400 रन चेस करने का। तो फिर ये सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर मैं थर्ड ईयर में आया। तो थर्ड ईयर में क्या सीन था कि फर्स्ट 3 मैच नहीं खिलाए, फिर लास्ट फोर्थ मैच था हमारा लाली में। तो वहाँ क्या था कि थर्ड मैच क्या है, 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे ही खेलेंगे फास्ट इस बॉलर्स वाले लिए तो वो उसमें। तो पैराडाइज है कि यहाँ तो तो आप निकाल ही लोगे। हाँ, मतलब उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि बहुत इजी था। वहाँ पे बहुत डिफरेंट विकेट चलता है, कभी 500 रन भी बन जाते हैं वहाँ पे, 500 रन भी बन जाते हैं, और कभी 100 रन भी नहीं बनते हैं। तो ऐसा विकेट भी मिल जाता है, वो कंडीशन पे भी होता है। तो वहाँ पे खेला मैंने, वहाँ पे 4 विकेट निकाले और मैंने 38 नॉट आउट रन किए और एक कैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पकड़ा। तो उस टाइम वहाँ पे इंडिया सेलेक्टर बैठे थे, तो उन्होंने यही देख रहे थे कि उस टाइम हमें कोई फास्ट बॉलर चाहिए, एक फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है। तब तक मैं ये राहुल सर तक नहीं पहुँचा था, राहुल द्रविड़ सर तक। तो वो सीज़न जब ख़त्म हुआ तो फिर मैं अपना गांव में था, गांव चला गया, क्योंकि वो टाइम फ्री था, उस टाइम कुछ नहीं करना था। तो मेरे पास कॉल आती है कि आपको बैंगलोर आना है, और ये बीसीसीआई का। मैं ऐसे कंफ्यूज कि मेरे पास क्यों आएगी, मैं तो एक आधा मैच खेला हूँ, मेरे पास क्यों है ही। स्कैम तो नहीं कर तो रहे? हाँ, तो एक्चुअली मेरे को ऐसे ही लगा कि कोई स्कैम तो नहीं है, कि ऐसे ही मज़े ले रहा है या कोई। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसे मतलब इसमें कैम्प में आपको शॉर्ट लिस्ट किया है और इसमें आना है। तो फिर मैं जब बैंगलोर पहुंचा, फिर बैंगलोर के बाद फिर इंग्लैंड कोल्ड से मैच था। तो उन्होंने प्रैक्टिस मैच रखे हुए थे। तो ये आई थिंक एक ही मैच था ये प्रैक्टिस जो रखा हुआ था। उनकी मेन टीम थी और हमारी कोल्ड्स की टीम खेल रही थी। हाँ, सॉरी, इंडिया कोल्ड्स की टीम और वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19 की टीम थी। तो उसमें फिर हम लोग मुंबई में मैच खेले थे। अच्छा। तो मतलब ये कैंप के बाद, या आई थिंक 7-8 दिन का कैंप था, उसके बाद फिर हम मुंबई की, तुम लोगों को वहाँ जाके खेलना है। तो उसमें क्या था कि मैंने 3 विकेट लिए थे फिर वो वाले मैच में, और राहुल सर वहाँ पे बैठे थे। और एक बहुत क्लास, मतलब वही जैसे इन स्विंग प्रॉपर वो वाला होता है, वो ऐसे बोल्ड किया था। और मैंने लास्ट में जाके, हमारे 7 विकेट हो गए थे, हमें 10 ओवर्स में 82 चाहिए थे। तो मैं और अनुकूल दोनों साथ में टीम में ऐड हुए हैं वो मैच से। तो हम दोनों ने वो 2 ओवर रहते हुए वो मैच जिता दिया, और 7 ही विकेट थे। तो बैटिंग से वही फ़ायदा होता है कि अगर आप टीम के लिए कर दो तो आपको कहीं मुझे ना लग कहीं रहा है फ़ायदा इस हो सकता है। पॉडकास्ट के बाद एंड होते होते लोगों को ना शिवम मावी द बॉलर तो पता ही है, बट बैटर पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा बैटिंग करता है असली। तो कभी बोला नहीं मन से द्रविड़ सर से कि एक बार गिल के साथ ओपन करवा दो? नहीं नहीं, उतना नहीं करना। फिर वहाँ से इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो गई वहाँ से आपका वहाँ से अभी फिर मैं सेलेक्ट हुआ इंग्लैंड टूर के लिए। नाम? ओके। तो वहाँ पे दोनों फॉर्मेट में मेरा नाम आया, टेस्ट मैचेस और जो वनडेज थे। तो दोनों फॉर्मेट में फिर वहाँ खेले। तो मेरा इंग्लैंड में 136 का एवरेज है वहाँ पे बैटिंग में। जब हमारे 50 पर 6 हो गए थे, मतलब पृथ्वी, शुभमन वगैरह ये स्टार्टिंग में आउट हो गए थे, तो यही था। तो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसने फिर मेरे को थोड़ा सेट करा दिया, थोड़ा छोटा बॉल डाल के। तो और जो मेरा पार्टनर था, मैं उसको यही बोल रहा था कि जब भी बाउंसर मारे बैठ जाना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बैठो इजी। 136 बैटिंग में एवरेज है, बॉलिंग ज़्यादा है। बॉलिंग की एवरेज और स्पीड ज़्यादा ये है। तब है जब आपकी टीम में पृथ्वी, शुभमन जैसे प्लेयर हैं जो जा चुके डग आउट में, उसके बाद आके बैटिंग करना, रन मारना भाई। हाँ, क्योंकि आउट नहीं हुआ था ना, तो एवरेज फिर इतनी बढ़ बढ़ गई जाती थी। है ऑफ कोर्स। तो यही था कि टेस्ट मैच में फिर मैंने, इसमें मेरे 10 विकेट थे और 2 मैचेस में। तो हम दोनों मैच जीते थे वहाँ पे इंग्लैंड से, और वनडे 5 के 5 वनडे जीते थे। तो मतलब उनको, और उनकी जो टेस्ट की खेल रही थी वो पूरी मिक्स खेल रही थी। अच्छा। जो उनकी काउंटी की टीम काउंटी खेलती टीम्स है होती हैं। 23, और जो 19, मतलब मिक्स खेल रहे थे वो। तो मतलब सीनियर टीम थी थोड़ी सी सीनियर टीम थी उसमें, मतलब 4-5 सीनियर थे। अभी इसमें ये ब्रूक वगैरह तो सारे थे, ब्रूक, हैरी ब्रूक, और एक ब्रूक्स करके था फास्ट बॉलर, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले इनके 2 मेन बॉलर थे, वो इंजर्ड हो गए थे। वो 145 प्लस डालता था, बहुत अच्छा
आउट स्विंगर था, बहुत तेज़ डालता था। हमारा भी 145 प्लस आउट स्विंगर हो सकता था, लेकिन इन स्विंगर बन गया था। लेकिन ठीक है, सही है। फिर उसके बाद वहाँ से वर्ल्ड कप की हाँ, फिर वनडेज़ भी खेले। वनडेज़ में मतलब राहुल सर का क्या था कि सबको एक एक मैच करके ऐसे दिया जाए, एक मैच फिर रेस्ट, एक ऐसे करके उन्होंने फिर मैं वो उसमें 3 ही मैच खेला था, उसमें मेरे 7 विकेट थे। और ये मतलब ये काफ़ी अच्छा टूर गया था। तो मतलब यही हो गया था कि अगर जो जिसमें मैंने रन बनाया जो ये टेस्ट मैच में, तो यही हो गया था कि फिर उसके बाद मेरे इंजरी हो गई थी, मतलब साइड स्ट्रेन हो गया था कोई लोकल मैच खेलते हुए। अच्छा। तो उस टाइम मैं बोल रहा हूँ ना, तेज़ डाल रहा था बट पता ही नहीं था कि क्या करना है, बॉडी गिर रहा था, वो फ्लो में चले जा रहा था कि कोई नहीं तेज़ डालना है। बट तेज़ अगर अच्छे एक्शन में डाला जाए तो वो अच्छा रहता है। बट यही था, फिर मेरे को साइड स्ट्रेन हो गया था। फिर मैं एनसीए में था, फिर सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। और उस बीच एशिया कप भी था, तो उसमें हम कोई भी नहीं था, पृथ्वी, मैं, शुभमन। तो वो एशिया कप हम नेपाल से भी हार गए थे वो वाला मैच। तो बड़ा गंदा लगा था, राहुल सर ने बहुत डांटा था ये इस चीज़ के लिए। राहुल सर डांटते तो हैं? हाँ, वो डांटते हैं तो काफ़ी मतलब कैसे? बहुत मतलब फ्रीली भी रखते हैं। हाँ। बट जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो तो इंद्र नगरा गुंडा बन जाते हो। एकदम। अच्छा, फिर? और उनको टीम मैन पसंद है, कोई इंडिविजुअल प्लेयर पसंद नहीं है। अगर वो खुद के लिए चाह रहा है कुछ चीज़ें तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज़ें। वो पकड़ा जाता है? पकड़ा जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। हम लोग 379 हम लोग थे, तो मैं और हार्विक खेल रहे थे। तो हार्विक आई थिंक 100 कुछ पे खेल रहा था। तो लास्ट बॉल बीट हुआ और मैं भाग गया। तो उन्होंने वो चीज़ नोटिस की कि भाई 1 रन से भी टीम हार सकती है। अगर तुम ये चीज़ सेल्फलेस चीज़ें करी है आपने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी है। अगर अब ये होता कि वो बीट हो गया और अपने उसके चक्कर में कि नोट आउट जाना है, वो तो मतलब बीट हो गया था, वो मान नहीं पाया था। बट लास्ट रन हो गया था, तो उन पे यही था कि मतलब ये चीज़ चाहिए मेरे को टीम के लिए। राइट। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी नोटिस की थी। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप सिलेक्शन फिर हाँ, फिर ये था कि चैलेंजर ट्रॉफी होनी थी। बड़ी तो दूर है यार वर्ल्ड कप अभी तक, है ना? हाँ, इस चैलेंजर ट्रॉफी के बाद है। ठीक है, फिर चैलेंजर ट्रॉफी हुई। तो फिर चैलेंजर में यही बोला गया था कि चैलेंजर से ही वर्ल्ड कप की टीम बनेगी। अच्छा। तो थोड़ा प्रेशर था क्योंकि हम फिट नहीं हुए थे तब तक। बट लकीली 3 दिन पहले हम लोग सारे फिट होके और फिर वो चैलेंजर ट्रॉफी खेली। थोड़ा उस टाइम डिफ़िकल्ट हो रहा था, तब पेस नहीं आ रहा था, 135 37 ऐसा आ रहा था। ओके। तो थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे वो टाइम आगे जाता रहा, उसके बाद वहाँ पे हम प्रैक्टिस मैचेस खेले। फिर वर्ल्ड कप में आ गया था इसके बाद ना। मैंने इसमें फाइनल में भी श्रीलंका से हम मैच जीते थे। इसमें ट्रायंगुलर टाइप मैच खेले थे। सॉरी, 4 टीमें थी इसमें, 4 या 5 टीमें थी जो ये चैलेंजर ट्रॉफी थी। क्योंकि इसमें ऐसा बनाया था, इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन, और श्रीलंका की टीम थी और एक और कोई टीम थी, ऑस्ट्रेलिया शायद। ओके। तो ऐसे करके टीम बनाई थी। तो इसमें जो परफॉर्म करेगा वही वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होएगा। तो फिर यहाँ से फिर सिलेक्शन हुआ। चलो। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में भाई आप बड़ी दूर पहुंचा यार, मतलब। बट ऐसा मैंने ये भी नोट किया है कि एक सीजन, सिर्फ एक सीजन होता है जो आपको बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। बट उसके पीछे जितनी मेहनत लगती है वो सालों साल की लगती रहती है कि आपको हर साल वैसे ही परफॉर्म करना है कि आपका ये बेस्ट सीजन जाने वाला हो या इसके लिए बेस्ट देना है। बट वो एक सीजन होता है जो निकल जाता है ऊपर, है ना? सही बात है। अगर मतलब क्योंकि वही एक सीज़न वो होता है जो आपको हाईलाइट करता है। क्योंकि आप जो थोड़ा परफॉर्म करते हुए आते हो, बट आपने पीछे जो भी मतलब इतना परफॉर्म किया वो ऐड हो जाता है फिर आपका। तो उस चीज़ से एक सीज़न आपको हाईलाइट करता है, तो आप वो दिखाते हो कि हाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और सेलेक्टर्स को नज़र आता है फिर। 19 के जब वर्ल्ड कप टीम बनी, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं यार, अंडर 19, वो भी इंडिया की जर्सी में, इंडिया की जर्सी, वो 12 साल का शिवम मावी जो पहले सोसाइटी में खेल रहा था, क्या सोच रहा था वो? ड्रीम कम ट्रू था कि ऐसा लग रहा था कि यार जिस चीज़ के लिए मतलब हम मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ अब मिली है आके। तो फिर जब हम वहाँ पे गए तो यही था कि अब वर्ल्ड कप जिता के ले जाना है। तो और जिता भी गए। जिता भी गए यार। 2018 की जो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम थी, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। मतलब उसका जो इम्पैक्ट था ना, वो एज एन ऑडियंस सबके ऊपर है। अभी भी उसका जो इम्पैक्ट है वो रहता है। मतलब अभी भी बात players करते को हैं, जानते हैं लिटरली कि ये पूरी 11 के 11 भी गिनवा सकते हैं। बहुत रेयर होंगे अंडर 19 बहुत वर्ल्ड कप्स इंडिया जीती भी है, पर वी हार्डली रिमेंबर कि विराट ने जिताया था, मोहम्मद कैफ थे। बट ये जो आपका बैच था, आप, कमलेश, गिल, शॉ, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स। तो इम्पैक्ट की बात करते हैं। पहली बात तो यही पूछूंगा कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होना अलग बात है, बट वर्ल्ड कप को जिताना, वो ट्रॉफी लेना, ऑस्ट्रेलिया को हराना, वो कैसी फीलिंग थी यार?
मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग मोमेंट था वो। ऐसा लग रहा था कि हाँ कंट्री के लिए मतलब हम लोग ने मतलब मैच जिताया है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब जो चीज़ हमने सोचा भी नहीं था वो चीज़ हमने हो गई। टीम के लिए किया है, मतलब वर्ल्ड कप जिता के लेके गए। तो एक्चुअली हमारी टीम जो थी ना वो बहुत मैच्योर थी, मतलब आप किसी भी उसमें देखोगे। और राहुल सर ने जो पृथ्वी ने ये टीम बनाई थी, सेलेक्टर्स ने जो टीम बनाई थी, ये ऐसे करके देख के बनाई थी कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मंजोत इतने मैचेस नहीं खेला था पहले, बट वो इतना अच्छा उसने एक आधी सीरीज जो पहले खेले थे उसमें इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया था ना उसने। तो उनको यही समझ आ गया था कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहता है तो प्रॉब्लम होती है बॉलर्स को। राइट। थोड़ा मैं भी बॉलर हूँ तो मेरे को ये आइडिया है कि हाँ बॉलर्स अगर जब लाइन चेंज करते हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ गलती होते है, फिर वो बाउंड्री पड़ती है या फिर मतलब रन लीक होते हैं। तो उन्होंने यही सोचा, क्योंकि हिमांशु राणा ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट यही था कि उन्हें लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो पृथ्वी कैप्टन था तो उसको तो बाहर कर नहीं सकते थे। तो यही था कि मतलब हिमांशु की जगह फिर वो उसको लेके आए थे, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन उन्हें चाहिए था। तो यही था, उन्होंने फिर नंबर वाइज की ये स्पेस, इस नंबर पे अच्छा खेलता है ये प्लेयर, उसको फिर सेट किया गया। इसलिए इतनी सीरीज इसीलिए खेली कि कौन प्लेयर कहाँ पे सेट हो कैलिबर सकता सबका है, समझ में आ जाए, तो पोटेंशियल समझ में आ कैलिबर जाए। समझ आ जाए। तो वो उन्होंने वही चीज़ देखा इतनी सीरीज़ में, यही नोट किया कि कौन कहाँ पे कर सकता है। और फिर नीचे बॉलिंग ऑलराउंडर्स रखे थे। फिर उसके बाद मतलब देखोगे तो लास्ट तक ही बैटिंग थी हमारी, बैटिंग थी, हाँ। ऑलमोस्ट एक आधा छोड़ दो तो 9 नंबर तक बैटिंग थी। अर्शदीप तो भी घुमा ही लेता था तब भी। बट ये जैसे आपने बात करी कि एक प्लेयर जो ड्रॉप नहीं हो सकता था, ऑब्वियसली द कैप्टन हाँ पृथ्वी उस टाइम पे और पृथ्वी अब दो डिफरेंट प्लेयर्स हैं। एंड आपने उसकी जर्नी बहुत अच्छे से और बहुत पास से देखी है, जब वो राहुल सर के नीचे था, जब दिल्ली कैपिटल्स में जो भी गए। व्हाट वेंट रॉन्ग विद पृथ्वी शॉ? आई थिंक मेरे को लगता है वर्क एथिक्स, मतलब अगर आप उस चीज़ पे वर्क करोगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको कंटिन्यू हमेशा जब तक आप खेल रहे हो आपको वर्क करना ही है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे, क्योंकि इतना कंपटीशन है ना इस क्रिकेट में या मतलब काफ़ी चीज़ों में, मतलब course, इतना कंपटीशन है। आपको अगर वर्क एथिक्स आपके बेस्ट हैं, आपके अच्छे लेवल पे हैं, तो आप हमेशा वहाँ पे अच्छा करते रहोगे। बट अगर आपके वर्क एथिक्स थोड़ा भी डाउन हुआ तो आप नीचे आ जाते हो। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक पृथ्वी सॉ टेम्परेरी सक्सेस, और वो शायद से ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए। उसके बाद वो वर्क एथिक्स जो पहले डिसिप्लिन था वो नहीं रहा, और फिर विद डाउन चले गए। बात होती है अभी भी वैसे? हाँ कभी कभी हो जाती है, जब मतलब लगता है कभी काफ़ी टाइम हो गया बात करे हुए तब मैं कर लेता हूँ। बट आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक साल जहाँ पे मेहनत करेगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इतना टैलेंट है उसके। अभी भी आप अभी भी डीवाई पाटिल खेल रहा है तो उसमें मैं मैचेस देख रहा था, उसके 2-3 शॉट तो ऐसे मतलब अभी भी मिडिल पे लग रहे हैं, इतने क्लास। तो अभी भूवी भाई को उसने मतलब 2-3 चौके मारे एक ओवर में, बड़े अच्छे, मतलब मैंने देखा। तो जहाँ पे वो एक साल अपने वर्क एथिक्स अच्छे रखेगा वो। अभी जब बात होती है पृथ्वी से तो किस बारे में बात होती है, इस चीज़ के बारे में बात होती है कभी कि यार अभी सिचुएशन क्या है एंड हाउ ही इज़ कोपिंग, एंड जो भी आउटसाइड नॉइज़ चलती है आसपास, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पर्सनली लोग भी आके बात करते ही होंगे इस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो इतना बड़ा पोटेंशियल था सबके पास, सबको दिखता था कि वो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का एक कॉम्बिनेशन दिखता है सबको उसके अंदर। तो हम भी एज एन ऑडियंस, एज क्रिकेट फैंस चाहते हैं यार ऐसे प्लेयर और बढ़ते रहें आगे और इंडिया में आते रहें। तो मेंटली व्हाट ही इज गोइंग थ्रू करंटली, कुछ इस बारे में बात हुई है, डिस्कशंस हुई है कभी? हाँ बीच में थोड़ा सा वो परेशान था, मतलब कि मतलब यार कैसे इस फेज से निकलूं। तो बट वही था, उसने मेरे से यही बात करी थी, बोल रहा था कि मतलब मैं यार थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरे को वर्क एथिक्स पे, थोड़ा मोटा हो गया था उस चीज़ पे थोड़ा। उसने बोला था अभी जाऊंगा, मतलब स्टार्ट किया है उसने अभी रनिंग वगैरह, थोड़ा सा वर्क करना अपनी बॉडी पे। तो आई थिंक तभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो एक साल ये वाले में अगर उसके वर्क एथिक्स अच्छे रहे तो वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। अंडर 19 इंडिया वाले स्क्वाड में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रैंकस्टर था और सबसे ज़्यादा हंसी मजाक, बिकॉज एक तो पंजाबी लौंडे बहुत थे वहाँ पे, ठीक है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, ये तो तीनों ही ऐसे हैं कि जितना लोगों से सुना है मैंने कि सब लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं वहाँ ये पे। तीनों ही थे वैसे वहाँ पे सबसे बड़े और अभी भी कभी भी मिल जाते हैं तो हमेशा यही हंसी मजाक तो बहुत ज़्यादा करते रियान हैं। का भी एक वो डांस फेमस हुआ था ना, वायरल हुई थी वीडियो कुंबाली में। बट जितना जैसे आपने पृथ्वी को नोटिस किया है, उसके ही ऑपोजिट अगर हम बात करें, शुभमन वॉज वेरी क्लोज टू, मतलब जैसे भी आपकी टीम मेंबर थे उसमें, उस अंडर 19 के मैचेस में, टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में रन्स मारे थे शुभमन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। उस टाइम पता था कि ये बंदा प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट जाना जाएगा इन 5 साल 6 साल के गैप में। हाँ अगर आप
दोनों में अगर कंपेयर करें, पृथ्वी शो में और इसमें, मैंने यही बोला ना शुभमन में, तो वही था, वर्क एथिक्स की बात होती है। अब वो कंटिन्यू, शुभमन जो है वर्क एथिक्स पे पूरा हमेशा ध्यान देता रहा है। मतलब 2018 से पहले भी वो जो भी 16 वगैरह खेला है वो सेम चीज़ें करते आ रहा है, बट उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें वो करता जा रहा है कि मेरे को कब प्रोटीन लेना है, कब क्या लेना है मेरे को हेल्थ के लिए, कब मेरे को जिम जाना है, कब मेरे को बैटिंग करनी है, कब मेरे को रिलैक्स करना है, कब मेरे को पार्टी करनी है। तो मतलब वो बहुत सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड है, कैलकुलेट करके रखता है कि कब क्या करना है। तो उसकी ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, वो हमेशा यही चीज़ करते आया है और वो अभी भी वही सेम चीज़ें फॉलो कर रहा है। भाईचारा है अभी भी, क्योंकि आप अंडर 19 खेले हो, केकेआर के साथ बिल्कुल इनिशियली आप लोग साथ में थे, जीटी में भी साथ थे। जीटीबी में भी साथ थे, तो भाईचारा। हाँ मतलब मैं हमेशा कभी भी इनसे बात करता रहता हूँ, जैसे हंसी मजाक चलती रहती, कभी किसी को मिला दिया, अभिषेक को, अभिषेक तो अभी मिला था गुड़गांव वाले टूर्नामेंट में ही। तो ये लोग मिलते रहते हैं, हम जो अंडर 19 के सारे प्लेयर्स थे कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं, कभी इधर आ गए टूर्नामेंट में या फ़ोन पे बात हो गई, तो टच में रहते हैं हमेशा। शुभमन अभी जिस तरह से ओडीआई फॉर्मेट के और ओवरऑल चलो इंडियन क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं कि प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, डू यू थिंक कि ही कैन बी ग्रेटर देन विराट कोहली इन कमिंग ईयर्स? बिकॉज यू हैव सीन हिम वेरी क्लोजली, कि यंगर शुभमन गिल को देखा है, और अब जिस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का टाइम आ गया इंडियन क्रिकेट में, ही इज़ द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। कह सकते हैं कि आफ्टर विराट कोहली कोई बात करता है तो शुभमन गिल की बात करता है। डू यू थिंक कि वो एक जो बेंचमार्क है वो एक नया ऊपर एक और क्रिएट कर सकते हैं अभी? हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि वो विराट भाई के रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, क्योंकि आप अगर उसके शॉट्स देखोगे ना, और टेम्परामेंट जो अभी उसके पास है, और उसके पास जैसे जैसे शॉट्स हैं वो आई थिंक किसी के पास भी नहीं है। तो वो चीज़ पे वो अभी वर्क कर रहा है कि कैसे लंबी इनिंग खेली जाए। मतलब अगर मैं स्टार्ट दिया है, पहले उसने बोला था ना 30-40 पे आने के बाद ये सोचता था मैं 100 कैसे बनाना है, उसने अभी इंटरव्यू दिया था, तो यही था कि पहले वो बहुत प्रेशर डालता था अपने ऊपर। अब वो काम हो गया कि नहीं, अगर मेरे को बॉल के अकॉर्डिंग खेलना है, कि जिधर बॉल है उधर खेलना है, तो इसीलिए फिर वो जब भी अब जा रहा है तो 100, अब नियर फ्यूचर में देखोगे आप बहुत 100 मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसका इतना मतलब आप उसका टेम्परामेंट मुझे मतलब बहुत पसंद आया, और उसका स्टांस वगैरह जो है वो बहुत स्टेबल है। बहुत तो स्टेबल, इस पहले से वजह बहुत से चेंज भी किया है। हाँ पहले से चेंज किया है, इसलिए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक, और फिटनेस का तो उसके साथ कोई इशू है नहीं, क्योंकि बहुत फिटनेस करता है वो। तो नियर फ्यूचर वो आई थिंक विराट भाई के रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। और एक डुओ जो बन गया था ना वहाँ पर आपका और कमलेश नगरकोटी का, कि यार ये दो लड़के आए हैं, और जनरली देखा गया है कि बहुत लंबे लंबी हाइट वाले लोग होते हैं जिनकी 150 के आसपास जाती है, कि भाई लंबे चौड़े होते हैं, या ऑस्ट्रेलियंस या फॉरेनर्स जो होते हैं ओवरसीज प्लेयर्स, वो डालते रहते कंसिस्टेंटली। दो लड़के दिल्ली यूपी साइड के, और इतने ज़्यादा टॉल नहीं है, बट स्टिल उनकी जो पेस है 145 प्लस जा रही है, 150 भी क्लॉक कर रहे हैं। वो फीलिंग जब आई थी, अटेंशन मिलने लगी थी, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस उस टाइम पे? आप दोनों क्या बात करते थे? बिकॉज आप दोनों नई बॉल से डालते भी थे, फर्स्ट चेंज होते थे शायद कमलेश उस टाइम पे, तो क्या डिस्कशन होती थी आपस में भी? मतलब दो बॉलर आग उगल रहे हैं बिल्कुल ही। बस यही था कि जितना कंसिस्टेंस हो सके, कंसिस्टेंट रहेंगे तो उतना इजी रहेगा हमारे लिए और अच्छा रहेगा। मतलब यही था कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स को मतलब किधर बॉलिंग करना है, कौन से विकेट पे करना है, स्टंप लाइन रखना है या थोड़ा बाहर रखना है, या बाउंसर्स यूज़ करना है, वही चीज़ फोकस करते थे हम। तो वही था कि अगर तेज़ डाल रहे हैं तो वो तो प्लस ही था। तो मैं हमेशा नॉर्मली बट पेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट जो मेरा अच्छा, जितना अच्छा रिदम आता है उतना मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ ज़्यादा। कमलेश के साथ आपस में होती थी कंपटीशन कि आज मैं तेज डालूंगा तेरे से, आज मैं बस सच बताऊँ तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं तेज़ डालूंगा, बट जो वो भी मैंने उससे पूछा कि तू तेज़ डालने देखता है, कहता नहीं मैं भी यही कि कितना अच्छा मैं अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट कर पा रहा हूँ, कितना अच्छा मैं भाग रहा हूँ, बस उस पर फोकस करता था। एंड व्हाट हैपेंड विद हिम एज वेल? मतलब इतनी इंजरीज उनको भी बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या इंडियन क्रिकेट डोमेस्टिक सर्किट में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है फास्ट बॉलर्स की रिकवरी पे, या फिर फास्ट बॉलर्स को स्पेशली कुछ अलग ट्रेन करने पे उस वक्त पे? अभी तो शायद से कुछ अलग से रिफॉर्म्स आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करने के लिए, बट कमलेश नगरकोटी वॉज अनदर प्लेयर जिनको हम देखना चाह रहे थे बड़े सेगमेंट पे, बड़े स्टेज पे, कि यार ये बंदा अगर आके 150 फेंकेगा ना तो मज़ा आ जाएगा। हाँ मतलब आप उसके इंजरीज बहुत फ्रीक्वेंट हुई हैं, मतलब जैसे वो कुछ कोई टूर्नामेंट आता था इंजरी हो जाती थी, तो उसका यही था, जैसे मैंने बात की ना कि एक्शन, उसका कोई वर्कलोड या किसी उस चीज़ का नहीं था, उसका एक्शन बहुत
थोड़ा ख़राब था। स्लो मोशन देखने में ऐसा लगता था बहुत इजी है, बट जब स्लो मोशन में देखते थे तो उसका बैक घूमता था। अच्छा। तो ये अभी थोड़े टाइम पहले ही, उसके 1 साल पहले पता लगाया वीडियो से, क्योंकि नेकेड आई से ऐसे नहीं पता चलता, ऐसा लगता है बहुत क्लीन एक्शन है। बट जब पता लगाया तो उसका वो रोटेट होता था, वो जो फ्रंट फुट ले गए वो ऐसे थोड़ा क्रॉस गिरता था। उस वजह से क्या है, उसको घूमना पड़ता था, तो सारा बैक पे लोड आता था। तो उस पे उसका वर्क किया, और मैंने भी वही चीज़ कि हम दोनों ही अभी बैंगलोर में थे, तो दोनों ने हमने वहाँ पे एक्शन पे ही वर्क किया है। तो अब इसीलिए सीज़न भी खेले हैं पूरा। और तो यही है कि अगर आप इंजरीज नहीं होती हो, आप फ्रीली खेलते रहते हो, तो आपके लिए वो फिर टीम्स भी सोचती हैं ना, फ्रेंचाइजीज भी सोचती हैं कि हाँ ये फिट है अब, तो इसको हम अपने टीम में मतलब शामिल कर सकते हैं। ये फ्रेंचाइजेस की बात करी आपने, स्टार्टिंग केकेआर से करी आपने, 5 साल आप केकेआर, 4 साल केकेआर में थे। बहुत बड़े बड़े कैप्टन्स के अंडर खेले हो आप। यूपी की टीम की बात करते हैं, मॉर्गन की बात करते हैं, दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, फिर उसके बाद हार्दिक हो गए, रोहित भी हो गए। हु इज़ द बेस्ट कैप्टन अभी तक जो आपको लगा है कि ये बंदे ने मुझे फील कराया है कि बैकिंग भी मिल रही है, ट्रस्ट भी मिल रहा है, भरोसा दिखाया जा रहा है प्रॉपर, और गाइडेंस भी मिल रही है? आई थिंक दोनों बहुत अच्छे थे, डी के भाई और इयान मॉर्गन। क्योंकि मॉर्गन एक अलग टाइप का था, डी के भाई जैसे मैं बड़ा हूँ, उन्हें लगता था कि मतलब कि जो मैं बोलूँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी जैसे मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, जो उनके अंडर में उस टाइम खेला हूँ, तो ये था कि वो समझाते थे कि मतलब ये इशारे करूँगा तो ये बॉलिंग करना है। तो वो भी एक हेल्पफुल रहता है कि आप एग्जीक्यूट करने देखते हो फिर वो चीज़ें। तो वही नेट में मेरे साथ में वो खड़े होते थे, तो मेरे को ये बोलते थे कि जो मैं बोलूँ वो एग्जीक्यूट करने का सोच बस। तो नेट पे खड़े होते थे एम्पायर की तरफ, ये बॉल डाल, तो या फिर ये बॉल डाल। तो मैच में भी फिर वो हमारे मतलब इशारे होते थे, वो दूसरी टीम को ना पता चल पाए कि क्या ये करना है, तो उस हिसाब से वो मुझे हेल्प करते प्लस थे। एज अ विकेट कीपर भी बहुत हेल्प हो जाती है। हाँ, तो मॉर्गन कैसे थे कि बॉल पूछते थे क्या बॉल डाल रहा है, क्या बॉलिंग करना है, तो मैं ये बोलता थे, कहते या इट्स फाइन। तो फिर ऐसे मतलब सब अलग टाइप के मतलब कैप्टन्स होते हैं, तो वो आपको बस समझना होता है कि उस टाइम पे क्या करना है। तो मेरे को ये 2 कैप्टन बहुत अच्छे लगे। और 2018 में मिचेल जॉनसन थे वहाँ पे, हाँ, क्या मज़ा आया वहाँ पे, क्योंकि एक वो प्लेयर जिसने ऑलमोस्ट मतलब रूल किया है फास्ट बॉलिंग की ओवरऑल ग्लोबल क्रिकेट को। तो क्या डिस्कशंस थी वहाँ पे, उनसे क्या सीखने को मिला, कुछ नई एडवाइस जो वहाँ पे मिली आपको मिचेल जॉनसन से? वो मेरे को एक ही चीज़ बताते थे कि किसी से नहीं डरना, चाहे आगे सामने कोई भी हो, कितना बड़ा प्लेयर हो, बस अगर आप अपनी चीज़ पे ध्यान दोगे, अपने को कंट्रोल रखोगे, तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। मतलब वो चीज़ उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बताई, तो मैं वही चीज़ फॉलो भी करता हूँ कि कोई भी सामने हो, बस मेरे को अपना बेस्ट बॉल देखना है कि उस प्लेयर के लिए बेस्ट बॉल क्या है। तो अगर मैं वो एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहोगे तो वो आपको मारने के लिए खड़ा है। आप अगर वो सामने खड़ा है, वो 5 छक्के 6 छक्के मार देगा। बट आप अगर उससे ऊपर रहोगे तो आपको पता है क्या बॉलिंग करना है, तो आप उस पर अगर ज़्यादा फोकस कर पाते हो तो आप। एंड हु वाज योर आइडल वाइल ग्रोइंग अप, कि इसको देख के भाई ये ऐसा फास्ट बॉलर बनना है? मैं हमेशा डेल स्टेन को फॉलो करते हुए मतलब बड़ा हुआ हूँ, उसके बाद अभी जसप्रीत भाई को फॉलो करता हूँ। एक फोटो भी आपकी डेल स्टेन के साथ। हाँ, अरे जब मैंने उनको बताया था, वो थोड़ा देखा था, वो मैंने वीडियो देखी है आई थी, वीडियो थोड़ा वाली। इमोशनल हो गए थे वो, तो उससे कैसी फीलिंग थी यार, देव सिंह को रुला दिया आपने बिना बॉल डाले? वो बहुत क्लास बंदे हैं। मतलब एक इंसिडेंट सुना था उनका, डेल स्टेन का, कि कहीं पे वहीं पे मैच चल रहा था उनके वहाँ, तो ये इंटरव्यू कर रहे थे, तो ऐसे स्टेयर्स होती हैं, तो लास्ट में जैसे ओपन में नहीं कराते वहाँ पे, तो नीचे मैच चल रहा था, तो बैट्समैन ने ऐसे हाथ किया कि वाटर वाटर के लिए, तो वो देख नहीं पाए तब तक, तो वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए, पानी लेके, और पानी दे के आए। मतलब सोच सकते हो कितना डेडिकेटेड है बंदा। कितने डेडिकेटेड, हम्बल। तो मैं तो हमेशा उनकी बॉलिंग फॉलो किया है, ऐसे कभी मिला नहीं था, बट जब मिला मेरे को मतलब अलग लेवल फीलिंग थी वो। बट यार जैसे हम क्रिकेट से बात करते हैं, आईपीएल की वजह से बहुत चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं। क्रिकेटर से तो आप मिलते रहो क्योंकि आप इतने इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हो, बट आप केकेआर में थे, और केकेआर की फ्रेंचाइज में शाहरुख खान, देखो पर्सनली लगता है कि यार शाहरुख खान की टीम के लिए खेलना, एंड जितना हमने उनके बारे में सुना है कि बहुत हम्बल हैं, बहुत प्यार करते हैं। 5 साल 4 साल आपने बहुत सारी सेल्फीज भी डाली हैं, पिक मिले हुए हो, क्या बात होती थी शाहरुख भाई से, या उनसे मिलते थे तो कैसा लगता था? बहुत क्लास। मतलब आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, जब हमारा सीएसके से आई थिंक फर्स्ट मैच ही था 2018 का, तो हम लोग वो सीएसके से लास्ट में हार गए थे एक मैच। तो हम लोग, मैं शुमन थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में हल्का सा, तो वो आ गए एकदम से, हमें पता नहीं था वो आ जाएंगे मतलब।
तो ऐसे चिन ऊपर करके बोलते क्या हो गया, हारी तो गए हैं, क्या हो गया, तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ऐसा कोई ओनर बोल दे तो कितना अच्छा लगता है, और वो भी SR के। पर एक ओनर है जो डांट भी देते तो हैं मतलब फील्ड डांट पे। भी देते हैं, सही बात है। उसमें शुक्र है आप गए नहीं थे, शुक्र तो नहीं है, मतलब खैर इंजरी हो गई थी वो बात अलग है, बट अब वहां तक गए नहीं थे आप भी, वरना उसी स्क्वाड का पार्ट होते, आपको पता चलता क्या बात बोली थी। बट नहीं, मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा जानना है क्योंकि मैं आई बीन अ फैन ऑफ शाहरुख खान एंड एवरीवन हैज़ बीन अ फैन ऑफ शाहरुख खान, बट के पर्सनली उनसे मिलना, लोग बोलते हैं कि एक ऑरा लेके आते हैं, वो एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, इज इट रियल? जब वो आते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक स्टार ही आ रहा है बड़ा, मतलब तो वो अलग ही एक फीलिंग है। और वो हमेशा जो भी नया न्यू कमर होता है ना टीम में, उसको बहुत रिलैक्स फील कराते हैं कि मतलब इसके ऊपर प्रेशर ना हो, कुछ भी चीज़ हो। और जब हमारा दुबई वाला वो था, जब IPL दुबई में हुआ था, उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे था, तो उनका कॉल आया। तो वो बोल रहे कि क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इन्होंने ही लिया था मेरे को ना, जब KKR ने जो मेगा ऑक्शन में लिया था, तो वो लास्ट था, तो हम फाइनल हारे थे ना CSK से, ये वाला साल था वहाँ पे। तो उनका कॉल आया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी लगे तो मेरे को कॉल कर देना डायरेक्ट, कुछ भी। तो मतलब मैं एयरपोर्ट पे था, कितना अच्छा लगा उस टाइम। तो इतना एक ओनर मतलब ध्यान दे रहा है अपने प्लेयर्स पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्रिकेट में कौन है, मतलब जैसे हम हर इंडस्ट्री की मानते हैं कि ये इंडस्ट्री का शाहरुख खान है, बॉलीवुड के तो चलो बादशाह हैं, क्रिकेट में कभी फील होता है कि ये बंदा है शाहरुख खान इस इंडस्ट्री का, क्रिकेट का शाहरुख खान? क्रिकेट का शाहरुख खान मेरे को श्रेयस अय्यर लगता है। श्रेयस अय्यर फैंसी, और मतलब एक अलग लगता है, मतलब वो प्लेयर लगता है ये एक्टर प्लस क्रिकेटर है। डांस भी करते हैं। डांस भी करता है। बट एज अ कैप्टन कैसे था श्रेयस अय्यर? श्रेयस अय्यर बहुत रिलैक्स है, मतलब कुछ भी लगता है वो प्लेयर पे छोड़ देता है कि देखो जो करना है, बस मेरे को बता दियो क्या कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से फिर फील्ड देख लूँगा। तो ये चीज़। और पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी, उसके बारे में, बिकॉज यू हैव प्लेड अंडर सो मेनी बिग बिग प्लेयर्स एंड कैप्टन्स, पृथ्वी शॉ एज अ कैप्टन कहाँ स्टैंड कर रहे थे? बिकॉज अंडर 19 के टाइम पे ऑफकोर्स आप भी एक धीरे धीरे ग्रूम होते हो एज अ कैप्टन भी, वहाँ पे राहुल द्रविड़ सर थे, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था, या फिर पृथ्वी शॉ अपनी जो गेम एनालिसिस करते थे या गेम रीड करते थे, उससे भी बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस वहाँ पे लिए गए थे जो बीच में मैच में होते हैं, छोटे मोटे, जो बाद में बड़े बन जाते हैं? हाँ, पृथ्वी शॉ ही आई थिंक सारे डिसीजन लेता था, तो राहुल से ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, वो बस टीम जो बेस्ट 11 है वो बना देते थे, जो भी मिल के सेलेक्टर्स या पृथ्वी शॉ। तो वो बाद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे। अच्छा। बस जब टीम मीटिंग्स होती थी उसी टाइम वो करते थे कि ये लोग ये कर सकते हैं आपको परेशान करने के लिए, कि ऑस्ट्रेलियन है तो स्लैच करेंगे, ये करेंगे, तो वो बहुत छोटी चीज़ बोलते थे, बट बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो वो मतलब मेंटली फिर हम रेडी रहते थे कि ये हो सकता है तो हम ये चीज़ करेंगे। कभी कभी होता है ना, बहुत उसमें आ जाते हैं अंडर 19 में, इतने आई थिंक मैच्योर नहीं होते ना, तो वो लगता है कि यार ये अच्छा गाली दे रहा है, चल इसको 2 छक्के मारता हूँ, उसमें आउट हो गया। तो कुछ चीज़ें उसमें पता नहीं, तो वो चीज़ वो पहले ही हमें बता देते थे कि ये हो सकता है, अगर बांग्लादेश है तो ये करेगी, ऑस्ट्रेलिया है तो ये कर सकती है, या ये बॉलिंग करेगी, आप अगर उसको चौके छक्के मार रहे हो तो ये बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ माइंडसेट पता है जो वो खेलते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस बोलते हैं, क्योंकि जो उनके सीनियर्स होंगे वो राहुल सर उनके साथ खेले होंगे, वही बताते होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई, तो बहुत हेल्पफुल रहता है ये चीज़ें ना। काफी। स्लेजिंग ज़्यादा किसने करी थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में ज़्यादा हुई थी या फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं, खेले पहले तब? पाकिस्तानी बहुत कर रहे थे पहले, फिर वहाँ पे पब्लिक पता ही है आपको, इंडियंस बहुत हैं वहाँ पे भी, वहाँ पे भी इंडियंस हैं, तो फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स कुछ भी नहीं बोले, पहले शुभमन को ही बोल रहे थे वही। तो उसके बाद तो अभी एक प्लेयर था मूसा, उसको बोल रहे, पब्लिक मज़े ले रही थी, मुझसे आला वो वही पे ही है। उसके बहुत मज़े लिए, उसे तो चुप कर दिया बाउंड्री से, फिर वो सर्कल में आ गया बेचारा। पर यार बोलती ये बंद कर दी जैसे थी आपने पूरी। ये चीज़ बोली कि एक्सपीरियंस बहुत बोलता है, और एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स होते हैं वो कम बोलते हैं, बट वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। आप बड़े बड़े प्लेयर से मिले हो, विराट से मिले हो, धोनी से मिले हो, और क्या माइंडसेट आपको डिफर मिला कि यार ये महेंद्र सिंह धोनी है तो क्यों है ये महेंद्र सिंह धोनी, या विराट कोहली है तो क्यों है ये विराट कोहली? धोनी भाई का मेरे को एक चीज़ लगा, मतलब वो सबसे दिमागी कैप्टन लगे, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो बहुत क्रिकेटिंग उसमें सोचते हैं कि अगर मैंने ये बोला इसको डालने के लिए तो क्या फील्ड होगी, वो फिर उस पर छोड़ देते हैं, फिर एग्जीक्यूट करो। वो बहुत सिंपल, अगर देखोगे तो बहुत सिंपल रखते हैं वो,
कीपिंग जब करते हैं वो सोचते रहते हैं कि किसको नेक्स्ट ओवर कराना है या किसको ये करना है। वो गुस्सा तब होते हैं जब उसको ये वाला बॉल बोला और उसने कुछ और डाल दिया। क्योंकि वो टीम प्लान है, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो जो टीम में बोला गया है तो आप वो चीज़ करते रहो ना जो बोला गया है। फिर दीपक के हाथ रखने हाँ, कंधे पे इधर आ दीपक भाई इसलिए गाली खाए थे क्योंकि उन्होंने 3 लगातार डाल दी थी, उन्होंने कुछ और बोला था, तो इसीलिए थोड़ा सा वो हुआ था। तो वो बहुत सिंपल उसमें रखते हैं कि आपको ये वाला वाइड ओवर है तो वाइड ओवर का एग्जीक्यूट करना है, मतलब उस चीज़ पे ध्यान देना है। अब बाउंसर बोला है तो बाउंसर पे ध्यान देना है, कह दिया ना। इंटेलिजेंट प्लेयर बोल सकते हैं तो क्रिकेटिंग इसीलिए सेंस में। क्योंकि वो अपनी तरह से सोचते हैं अगर मैं आऊँगा तो क्या इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, तो इसीलिए वो बहुत सिंपल रखते हैं। वो बोलते तो हैं ऐसे दाढ़ी सफ़ेद नहीं करी है मैंने। सही बात है। तो जितना कह रहा हूँ उतना करो। और इवन विराट के साथ अगर आप खेले हो यार, 51 सेंचुरीज मारना, आगे और मारेंगे। टेस्ट में भी चलो एक टाइम पे पीक था। विराट को क्या स्टैंड आउट करती है चीज़ कि ये विराट कोहली है, किंग कोहली है? क्योंकि आपने देखा होगा अगर विराट कोहली जिस दिन मतलब सेट हो जाता है फिर ऐसा लगता है अब ये 100 बनाएगा, और जितनी बार भी वो लास्ट तक रहे मैच जीते हैं, हम मैक्सिमम मैच जीते हैं। तो वही है, दूसरी टीम भी इसलिए डरती है अगर ये 30-40 पे आ गया तो ये फिर लंबा 100 बनाएगा और फिर टीम को एक तरफा ले जाएगा। कभी नेट में आउट किया है उन्हें? नेट में मैं उनको कभी बॉलिंग नहीं करी, मैच में करी है। अच्छा। हाँ, कैसा दिमाग कैसे चलता है फिर उस टाइम में जब विराट कोहली सामने होते हैं और आप ऑपोजिशन में हो? प्लान्स 50 होते होंगे ना पहले दिमाग में कि यार नहीं विराट यही रहता है कि अगर मैं गंदी उनके मतलब उनके हिसाब से अगर मैं कुछ गंदी बॉल डालूंगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा यही रहता है ये वाला बॉल एग्जीक्यूट करना है जो मैं मतलब उनके लिए प्लान करके आया हूँ। आउटसाइड ऑफ मतलब जो भी है, डेथ में तो वो भी मारते हो सबको मार अगर मैं एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे डिविलियर्स था, उनको ये यॉर्कर मारी तो कुछ प्लेयर्स के लिए वो परफेक्ट बॉल है, लेकिन वो बैट के स्वीप मार देते। तो वो सोचना पड़ता था कि इस बैट्समैन के लिए अब ये नेक्स्ट बॉल क्या करना है। सबसे टफेस्ट कौन था मतलब बॉल डालने के लिए कि यार इसको कहाँ डालूँ समझ ही नहीं आ रहा है? रसल लगता था, अच्छा। क्योंकि रसल उस टाइम, क्योंकि डिविलियर्स जब मैं मैच खेला था उस साल तो डिविलियर्स आई थिंक फीवर हो रखा था। 2 मैच बैक टू बैक थे। पहला मैच हमारा कोलकाता में था फिर और दूसरा मैच बैंगलोर, तो वही नेक्स्ट वाला, तो दोनों मैच में वो बीमार थे। तो मेरे को नागरकोटी एक मैच में खेल रहा था दुबई में, तो उसको देखा था मैंने मारते हुए, मतलब डिविलियर्स को। तो मैंने कहा दुबई वाला मैच सबसे डिफिकल्ट फिर मतलब वही लगा देखने में तो इस टाइम। और जितेश भाई भी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने ना एक बात बोली थी कि अर्शदीप सिंह इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड आने वाले टाइम में, वो भी 3 फॉर्मेट्स में, तीनों के तीनों फॉर्मेट्स में। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बिकॉज यू हैव प्लेड विद हिम एंड यू हैव सीन हिम वेरी क्लोजली। अभी आप देखोगे T20 में वो मतलब बुमराह भाई से ज़्यादा विकेट ले चुका है, और 2022 से ही इतना मतलब इतने कम टाइम में इतने विकेट्स लेना, और फर्स्ट 1-2 ओवर में तो वो लेता ही लेता है हमेशा विकेट, क्योंकि वो मैंने जैसे बात की वो अपने एग्जीक्यूट पे ध्यान देता है कि आगे से स्विंग कराना फर्स्ट, क्योंकि बैट्समैन मारने ही देखता है फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो वो अपने प्लान्स जो लेके आता है उसको बस एग्जीक्यूट करने का सोचता है, इसीलिए वो सक्सेस मिलती है। जैसे भुवी भाई भी हैं तो वो सेम चीज़ करते हैं कि अपने वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं बस फर्स्ट जो 6 ओवर है, उन्हें पता है कि अगर यहाँ से मेरे को ज़बरदस्ती उड़ाने जाएगा तो मेरे को विकेट मिलेगा। तो सेम चीज़ अर्शदीप करता है, तो आई थिंक मेरे को लगता है वो 3 फॉर्मेट में रूल करेगा। इतना सीरियस रहता कभी अर्शदीप? मैंने कभी अर्शदीप को सीरियस होते हुए कभी नहीं देखा ऑन मैच कैमरा में तो रहता है वो नहीं देखा। सिर्फ मैच में रहता है जब उसे फोकस करना होता है। आई रिमेंबर चंडीगढ़ में जब मैं भी प्रैक्टिस कर रहा होता था तो वी यूज टू वर्कआउट इन द सेम जिम। मतलब मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे कि अर्शदीप सिंह वैसे है, कि बस हाँ ये पता है कि कोई वाइट किट में आ रहा है बंदा और ट्रेनिंग कर रहा है, 1-2 प्लेयर्स और होते थे साथ में। तो वहाँ पर भी हंसी मजाक एनर्जी इतनी है कि भाई रुक ही नहीं रहा एक जगह पे अर्शदीप सिंह, और वैसी एनर्जी मैंने हमेशा थ्रू आउट अब तक देखी है, 2017-18 से लेके अब तक भी। तो वो अलग है वाइब उस बंदे के साथ। मतलब पंजाबियों में कुछ अलग है वो हमेशा हंसते ही रहते हैं वहाँ पे, हंसाते रहते हैं, एक अलग एनवायरनमेंट रहता है ना वहाँ पे, एकदम मज़ा आ जाता है। और भुवी भाई के साथ कैसी है वाइब? मतलब भुवी भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स वी हैव एवर हैड। और यूपी में कुछ है अलग, पानी में है वहाँ पे ना कुछ मेरठ के आसपास का पानी भी, कि स्विंग बॉलर्स तो हमें मिलते ही रहे हैं, चाहे प्रवीण कुमार हो, फिर भुवनेश्वर कुमार, फिर आप। स्विंग के बारे में कुछ उनसे डिस्कशंस होता था, बॉलिंग के बारे में डिस्कशन होता था, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती होगी, बिकॉज टीम में एक ही जगह थे आप यूपी में। तो भूवी भाई से यही बात होती है, उन्होंने यही बोला कि आजकल अगर आप क्रिकेट देखोगे साइड आर्म्स आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं, लाइन में मारना इतना आसान है।
तो वही है कि अगर बॉल 1-2 इंच भी स्विंग हो गई तो बैट्समैन को लाइन में आना पड़ता है, तो वो डिफ़िकल्ट है। अगर तेरे पास पेस है और उसके बाद स्विंग हो जाए तो बहुत मतलब बैट्समैन के लिए तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कम टाइम में स्विंग हो रहा है तो बैट्समैन को इतना जल्दी एडजस्ट भी करना है फिर वो। तो वही बोलता है कि फर्स्ट जब भी नया बॉल डाल रहा है हमेशा स्विंग कराने देख, वो हमेशा तेरे को विकेट दिलाएगी ही दिलाएगी। तो उनका उनका भी सेम प्लान रहता है। राइट। तो मैंने भी अब जैसे मेरे को एक ही स्विंग आती थी तो बैट्समैन सेट हो जाता था, तो अभी मैंने दोनों चीज़ पे वर्क किया, अभी मेरे को आउट स्विंग भी आ गई। तो यही रहता है कि बैट्समैन इतना इजी मेरे को सेट ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये सोच रहा है बैट्समैन खेल रहा है कि इन स्विंग आएगा मैं इसको वैसे फ्लिक करके उड़ा दूंगा या पिकअप शॉट खेल दूंगा, तो वो अब नहीं कर पाता। अब जैसे मेरे को पैट कमिंस ने भी ये चीज़ बोला था जब मैं KKR में था, तो यही बोला कि तेरे को इजी पिकअप शॉट ना खेले, इसीलिए ये वाला बॉल डाल। प्लस बहुत सारे हमने फास्ट बॉलर्स देखे हैं पास्ट में भी कि बहुत तेज़ आते हैं, शुरुआत में 150 फेंक रहे हैं, 145 प्लस फेंक रहे हैं, बट एट टाइम्स दे हैड टू कट डाउन ऑन पेस ताकि वो कंसिस्टेंटली खेल पाएँ, क्योंकि इंजरीज बहुत हो जाती हैं। यू हैव दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड कि भाई मुझे अपनी पेस पे कट डाउन नहीं करना है, मैं तो उतनी ही पेस पे डालना चाहता हूँ, जिसके थोड़े बहुत रिपरकशंस होंगे मैं ले लूँगा। तो वो थॉट प्रोसेस कभी आया है कि यार चलो थोड़ी पेस कम कर लेता हूँ, थोड़ी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, मैं मैचेस कंसिस्टेंटली खेल पाऊंगा? मतलब ये नहीं आया कभी कि पेस कट डाउन करूं, बट ये मैंने यही किया है कि मैं अपने एक्शन पे वर्क करूं जिससे मैं वापस वो पेस पा सकूं। तो यही था कि बीच में टाइम नहीं मिला मेरे को बिल्कुल भी, 5-6 साल जो ना, क्योंकि क्रिकेट बहुत है इंडिया में तो वो सारा आपको खेलना पड़ता है। तो अब जब बीच में टाइम मिला तो एक्शन पे वर्क किया, और यही था कि अब मैं पेस जो मैंने 5-6 का पेस जो वापस मेरे को मिलेगा वो वर्क करके ही मिलेगा, जो चीज़ें मैं पहले करता था। तो बीच में एक्शन ख़राब हुआ जिस वजह से पेस कट हुआ और इंजरीज भी आई। तो यही था कि अगर मेरे को लंबा खेलना है तो मेरे को एक्शन पे वर्क करना ही पड़ेगा, और पेस तो ऑटोमेटिक वो जब आपकी चीज़ें अच्छी होंगी पेस आ जाता है वापस। फास्टेस्ट डिलीवरी अब तक कितनी डाली है? जो ऑन रिकॉर्ड तो मैंने कहीं पढ़ रहा था 149 समथिंग की थी। कभी ऐसा देखा है कि भाई प्रैक्टिस के टाइम तो 150 प्लस जाती रहती है? ऐसे कोई पर्सनल बेस्ट? प्रैक्टिस में आई थिंक हम चाह के भी पता है उतना तेज़ नहीं डाल पाते, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है जब प्रेशर आता है ना तभी वो फुल पेस से डाल पाती है। ये मैंने देखा है, जब भी कोई आपको ये बोल दे कि भाई 6 बॉल पे 12 रन चाहिए, तब शायद बॉडी खुद से मतलब एक्टिव हो जाती है कि अब इससे मान नहीं खाना, तो वो तब बेस्ट देती है। हम चाह के भी अब प्रैक्टिस में ना अपना बेस्ट नहीं दे पाते, मतलब अंदर से तो बेस्ट है लेकिन वो बॉडी नहीं देती है। और एक बॉलर जो आपसे बहुत सिमिलर जर्नी है करियर में, बहुत तेज़ डालते थे, फिर इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस वक्त पे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट, क्या वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है ही है, जसप्रीत बुमराह। इंजरी प्रोन बहुत रहती है उनकी बॉडी भी, एंड तेज़ भी डालते हैं। आपकी कभी डिस्कशन हुई है इन चीज़ के से रिलेटेड जसप्रीत बुमराह से कभी? हाँ, उन्होंने मेरे को मतलब समझाया था कि कैसे आपको बॉलिंग करना है, कैसे मतलब अगर टेस्ट मैचेस खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। उन्होंने मेरे को यही चीज़ समझाई थी। और क्या ये बताया था उसमें? मतलब कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने कितने ओवर्स करने हैं अगर टेस्ट मैच खेल रहा है, वनडे खेल रहा है। तो क्योंकि वो ये मेक श्योर कर रहे थे कि ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग हो, क्योंकि आपको वीकली कितनी बॉलिंग करनी है, कितने दिन बॉलिंग करनी है, उस हिसाब से। तो वो चीज़ उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी, और फिर मैंने रिलेटेड टू बॉलिंग मतलब मैच में कैसे किस बैट्समैन को बॉलिंग करना है, तो उन्होंने बोला आप मेरा फर्स्ट साल का रिकॉर्ड देखोगे, 4 ओवर्स 52, 4 ओवर्स 48, 50, तो फिर मैं ऐसे जाता था कि कोई नहीं ग्राउंड में हो जाएगा। बट उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैं फुल जो वीडियोज़ अवेलेबल है मैं वो पूरा देख के जाता हूँ बैट्समैन का, तो फिर मैं वो एग्जीक्यूट करने देखता हूँ। और किसी दिन अभी भी अगर 4 ओवर्स 45 लग गए तो क्यों लगे हैं, क्या मतलब मैं प्लान जो करके गया हूँ वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, तो वो चीज़ फॉलो करते हैं। तो पूरा होमवर्क करके जाते तो हैं? होमवर्क करके जाते हैं प्रॉपर, और मैं भी वही चीज़ अब ट्राई करता हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक में उतनी अवेलेबल नहीं होती, बट जब IPL वगैरह होते हैं तो उसमें वो चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ वीडियोस, तो मैं भी फिर वही चीज़ फॉलो करता हूँ। कुछ तो वो हेल्प इम्पैक्ट? करती है वही। एक्चुअली, जब आप होमवर्क करके जाते हो तो हेल्प करती है, बट क्योंकि आपके लिए ईजिली हो जाता है ना कि आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे जाके वो चीज़। इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा होने लगा, जैसा आपने ही बोला कि इंटरनेशनल मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस, और अब BCCI ने गाइडलाइंस भी डाल दी है कि अगर आप फिट हैं तो आपको मैचेस खेलने ही हैं। बट एक प्लेयर के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे आप एक बॉलर हो, आप 20-20, 30-30 ओवर डाल रहे हो, आप फिर रणजी खेल रहे हो, सैयद मुश्ताक खेल रहे हो, दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हो, IPL की वो हो गई, फिर आप इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो गए तो आपको इंटरनेशनल में हो रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ शायद से एक बॉलर के लिए बेनिफिशियल नहीं है।
बट ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने ये किया है, मतलब मैचेस के लिए किया है। आप देखोगे तो ज़्यादातर बैट्समैन खेल रहे थे ये उसमें। अगर उनको लग रहा है कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो ट्रैकर रखते हैं कि उनको लगता है कि अगर बॉलिंग बहुत ज़्यादा इस बीच में बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो रेस्ट दे देते हैं कि नेक्स्ट मैच में अगर कोई भी A to Z कोई भी बॉलर हो इंडिया का, तो उसको वो बोल देते हैं कि ट्रेनर को वो बोल देते हैं कि स्ट्रेट में बोल दो इसको ये वाले मैच के लिए रेस्ट चाहिए, तो वो फिर रेस्ट दिला देते हैं। बट अगर बैट्समैन है और बहुत ज़्यादा मतलब उसके या तो मतलब रन्स नहीं हुए या फिर कुछ नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं कि जाके आप खेलो कि जिससे फॉर्म वापस आ जाए। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ भी है। अगर बॉलिंग बहुत कम हुई है या फिर मतलब मैचेस नहीं खेला और कम बॉलिंग हुई है, तो फिर तो खेल सकते हैं जाके। तो वो चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं अभी। बीसीसीआई ये चीज़ पे वर्क कर रही है कि कैसे वर्कलोड मैनेज किया जाए। जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और हमने देखा है कि आपकी भी बॉडी सिक्स पैक एब्स परफेक्ट रहते हैं, जिम परफेक्ट डालते हो आप। तो ये चीज़ सहवाग सर ने बोली थी ऑन एयर कि हमारे टाइम पे इतनी इंजरीज नहीं होती थी बॉलर्स के लिए, पर आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो जिम में बहुत टाइम देती है, और जिम की वजह से कहीं ना कहीं वो बॉलर पे इम्पैक्ट आ जाता है कि वो इंजर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। डू यू थिंक कि जिम करता है कहीं ना कहीं वो चीज़ मसल को जो वर्कलोड आती है? मेरे को ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, रनिंग और एजिलिटी चीज़ जो बॉडी में होनी चाहिए, और जिम। ऐसा नहीं हो कि हैवी वर्कआउट मार दिया उसके बाद 2 दिन रेस्ट कर रहे हो फिर बॉलिंग कर रहे हो, तो वो टाइट हो जाती है। जिम भी एक हेल्प करती है स्ट्रेंथ बढ़ाने में, बट ये नहीं कि बहुत हैवी जिम। जो एक नॉर्मल उस पर आप लाइट जिम कर सकते हो, प्लस रनिंग या बॉलिंग कर रहे हो जो आप मतलब आप स्किल वर्क जो कर रहे हो वो कर सकते हो। तो आई थिंक पहले थोड़े मैचेस भी कम होते थे, ये बोल सकते हो। अब जो क्रिकेट है अब नॉन स्टॉप क्रिकेट हो गई है। आप अगर जो इंटरनेशनल खेल रहा है या तीनों फॉर्मेट खेल रहा है तो उसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट जो सिर्फ डोमेस्टिक भी खेल रहा है उसके तो 6-7 महीने मतलब क्रिकेट ही है। तो आप देखोगे क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत कम टाइम में हो गई है, फास्ट हो गई है। फास्ट की वजह से इंजरीज होती हैं, क्योंकि आप देखोगे टाइम भी आजकल ये हो गया है कि लास्ट ओवर होगा, अगर टाइम से लेट हो तो मतलब बॉलर पे टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, एक फील्डर अंदर करो तो वो जल्दी जल्दी Rest भी नहीं भागना। ले सकता। तो आप अगर उसको नोट करोगे, जैसे अब बीसीसीआई कर रही है कि मतलब ये कितने किलोमीटर इस मैच में दौड़ा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से अभी वो मैनेज कर रहे हैं। तो वो एक आई थिंक ये चीज़ वेस्ट पहनते हैं ना ब्लैक कलर की, हाँ क्या होता है वो? उसी में तो वो ट्रैकर लगता है ना Trackers होते पीछे, उसमें जगह होती है तो उसमें वो उससे क्या क्या मैनेज करते हैं मतलब फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? उससे यही देखते हैं कि ये इस वीकली या इस मैच में नॉर्मली अगर मैच बाय मैच भी मिल जाता है और ये वीकली इसका कितना वर्कलोड रहा है, तो उस चीज़ से वो बोल देते हैं कि नहीं अब तू रेस्ट कर, तेरा बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। भाई तो इस अभी केकेआर ने रिसेंटली कैप्टन अनाउंस किए थे एंड यू हैव बीन विद केकेआर फॉर सो लॉन्ग। वो कैंप का आइडिया है, उन दोनों प्लेयर्स का आइडिया जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया गया है। अजिंक्य रहाणे के साथ आप खेले हो, वेंकटेश अय्यर के साथ आपने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है। डू यू थिंक दिस वॉज द राइट अप्रोच, या फिर वेंकटेश अय्यर को सब लोग बात कर रहे थे कि ही वुड हैव बीन द कैप्टन बिकॉज एक तो वो प्राइस टैग आता है, दूसरी चीज़ है कि लॉन्जिविटी पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो शायद से वेंकटेश अय्यर कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक वेंकी ने कभी मतलब आईपीएल में मतलब कैप्टनसी नहीं की है, तो आई थिंक ये देखते हुए राणे भाई को बनाया कि वो उसके उनके अंडर रहेगा तो वो कुछ चीज़ें सीखेगा और फिर हम उसको कैप्टन दे सकते हैं जब राणे भाई नहीं रहेंगे। आई थिंक जब ये 3 साल तक रहेंगे तो उसमें वो काफ़ी चीज़ें सीख चुका होगा, क्योंकि स्टेट के लिए करता है बट यहाँ पे एकदम डिफरेंट वो हो जाता है। तो वो वहाँ से अगर लर्निंग उसकी वहाँ से रहेगी तो उसको फिर हैंड ओवर करेंगे कैप्टनसी। शायद ये मतलब फ्रेंचाइजी ने जो सोचा है केकेआर ने, तो आई थिंक यही सोच के उनको दिया है, क्योंकि थोड़ा फ्यूचर का भी मेरे को लगता है कि हाँ, आपका जो कहने का वो है कि हाँ सीखेंगे तो वो मिलेगी। बट आईपीएल ऑलमोस्ट इज हेयर ओनली। शिवम मावी को हम कहाँ देख रहे हैं इस बार आईपीएल में? देखो इंजरीज तो हुई है काफ़ी टीम्स में, अगर बहुत जल्दी आई थिंक रिप्लेसमेंट का पता चलेगा तो होपफुली जो 2-3 टीमों में जो इंजरीज हुई है तो कहीं ना कहीं तो होंगे। इस साल आपने ट्रायल्स दिए थे ऑक्शन से पहले, कौन कौन सी टीम्स के लिए कॉल आए थे ऑक्शन? 3-4 टीम्स के लिए आए थे, एमआई, दिल्ली, आरआर। तो मैं क्या था वो सेम डे पे ही था तो मैं आरआर पे ही जा पाया था। ओके। तो इस वजह से फिर तो पिंक जर्सी में देख रहे हैं हम इस बार। होपफुली। और ऑक्शन हुआ, आप अनसोल्ड गए, तो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे कि यार कोई ना कोई तो ले लेगा, बट फिर उसके बाद जब ऑक्शन खत्म हुआ फिर अनसोल्ड का जो टैग लगता है 75 lakhs का आपका जो प्राइस टैग था बेस प्राइस का,
क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, बिकॉज आप कैप्ड प्लेयर बन गए थे, तो 75 इज़ द बेस प्राइस, तो कहीं ना कहीं वो भी एक थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया होगा, क्योंकि पर साइज था, बड़ा था, लेकिन इस बार बहुत सारे प्लेयर्स को भी लेना था, उसकी वजह से कुछ फर्क आई पड़ा। थिंक एक तो मेगा ऑक्शन था जो मतलब मेरे ये सब टीम्स क्या करती हैं, सब लिस्ट बना के रखती हैं ये फास्ट बॉलर्स होते हैं, शायद हर टीम को वो फास्ट बॉलर्स मिल चुके थे। और क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम जो हुई है वो शायद नंबर की वजह से हुई है, क्योंकि बहुत लेट था Late नंबर, आया है, तो इस वजह से। और वो लेट इसलिए आया, शायद फ्रेंचाइजीज वही सोच रही थी कि एक इंजरी हुई थी और फिर री इंजरी हो गई, तो इस वजह से उनको लगा होगा कि इसको मतलब Available ये होगा, इंजर्ड नहीं रहता होगा है, उस तो time पे। आई थिंक वो टैग मतलब अब नहीं रहेगा। अगर आप फुल पूरा सीज़न खेलते हो तो फिर वो टैग फिर एक टाइम के बाद हट जाता है। तो ये जैसे चीज़ तो अभी काफ़ी मतलब प्लेयर्स ने बोली भी है कि हमारा नाम इसलिए लेट आया, जैसे दीपक चहर की बात करते हैं कि सीएसके पूरा नहीं जा पाई, वरना सीएसके पूरा दीपक चहर को ले लेती टीम में, बट नाम बहुत लेट आया था। बट एक फनी सवाल के, फनी नहीं बहुत सीरियस है, आरसीबी जीत क्यों नहीं पा रही यार आईपीएल? ये क्यों नहीं हो पा रहा? वो आंसर किसी के पास भी नहीं है। बट ठीक है, कोई नहीं, वो उस बारे में बात नहीं करेंगे। आईपीएल ट्रायल्स के बारे में बताओ यार मेरे को, कि आईपीएल ट्रायल्स में क्या होता है, कि कौन से प्लेयर्स को बुलाया जाता है, और वहाँ पर सिचुएशन कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, इतने सारे बच्चे होंगे, आई एम अज्यूमिंग, इतने प्लेयर्स, एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, और सिलेक्शन कैसे होती है फिर आगे वहाँ से? सिलेक्शन मतलब जैसे टीम्स में अगर 2-3 वो मेन प्लेयर देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये प्लेयर हमें मतलब वो उनके ऊपर है कि कौन सा प्लेयर देख रहे हैं। पहले स्काउटिंग होती है डोमेस्टिक मैचेस से। हाँ, नॉर्मल स्काउटिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो बुलाए जाते हैं कि वहाँ पे, और वो ग्रुप वाइज करवाते हैं। जैसे फर्स्ट डे में 20 प्लेयर होंगे, 25 प्लेयर होंगे, फिर ऐसे कर कर के 110 प्लेयर्स होते हैं जैसे। तो कुछ टीमें ज़्यादा भी बुलाती हैं, उससे ज़्यादा। तो वो उस चीज़ में वही नोटिस करते हैं कि कौन सा पूरा कॉम्पैक्ट प्लेयर है, मतलब ये अगर बॉलिंग कर रहा है तो किस पेस से डाल रहा है। कुछ आजकल तो वो मीटर भी लगाने लगी कुछ टीमें, तो वही देखती हैं कि किस पेस से डाल रहा है, कौन सी लेंथ पे डाल रहा है, या बैट्समैन कौन से शॉट्स खेल रहा है। तो ये चीज़ वो नोटिस करते हैं। अब वो फ्रेंचाइजीज़ को ही पता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, तो वही चीज़ें देखते हैं कि ऑफ साइड उतना ही खेलता है या लेग, मतलब जैसे कुछ प्लेयर्स ज़्यादातर लेग साइड ज़्यादा खेलते हैं, तो ऑफ साइड पे कितना परसेंटेज है, वो चीज़ देखते हैं। पूरा 50-50 तो नहीं हो सकता, बट 50-20-30 इतना होगा तो वो चल जाता है वैसा। Okay. तो वो चीज़ भी नोटिस करते हैं वो लोग। तो इस चीज़ से उनको क्या चाहिए वो फ्रेंचाइजी डिसाइड करती है। और कितने लोग उम्मीद लेकर आते हैं वहाँ पे, कितने सारे लोग आप देखते होगे, क्रिकेटर्स देखते होगे, कि यार एक आंखों में उम्मीद होती है कि यार यहाँ से शायद कुछ बन जाएगा, एंड जब वो बनते हुए देखते हैं और जब वो टूटते हुए देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है? यू हैव बीन ऑन द बोथ साइड। हाँ, तो ये रहता है कि ऑब्वियसली मतलब जो भी वहाँ आता है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि मैं मतलब सेलेक्ट हूँ टीम के लिए। बट वो डिपेंड करता है कि मतलब आप में क्वालिटी क्या है, मतलब जो फ्रेंचाइजीज देखना चाह रही हैं आप में क्वालिटी क्या 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 चीज़ें हैं, कि आप उस लेवल पे वो सरवाइव करते हो या नहीं करते हो। तो वो चीज़ें वो फोकस करते हैं कि इसके पास क्या क्या बॉल है, स्लो वंस हैं, यॉर्कर है, बाउंसर है, क्या चीज़ है वो, क्योंकि उस सिचुएशन में कभी भी कोई कुछ भी काम आ सकता है। तो वो वही है। बट जब हाँ मतलब सेलेक्ट नहीं होते ओबियसली बहुत बुरा लगता है। तो यही, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन आप ये रख रहे हो कि आपको वहाँ पे सेलेक्ट होना है, तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप सीख के जाते हो वहाँ से कि मेरे में ये कमी रह गई, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो क्या चीज़ें मैं सीख के आऊँगा। इंडिया डेब्यू, या 4 विकेट्स निकाली थी, फीलिंग क्या थी जब पता चला कि यार इंडिया में डेब्यू हो रहा है, इंडियन टीम में, सीनियर टीम में, फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद? 2018 में एक बंदा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुका है इंडिया को अंडर 19 में, और उसके बाद 5 साल ऑलमोस्ट लग गए, 5-6 साल लग गए कि यार पहुँचते पहुँचते वहाँ तक, उस लेवल तक, कि फाइनली सीनियर टीम में मौका मिल रहा है। किसने क्या बताया आपको, इन्फॉर्म कब किया, उसके बारे में बताओ। शाम का टाइम था जब हमारा नेट हो रहा था, मुझे पता नहीं था तब तक। तो अर्शदीप का पता चला कि वो उसको फीवर है। अच्छा। तो सर ने बोला मेरे को कि तू कल खेल रहा है। तो फिर उन्होंने नेट कराया। मैं थोड़ा सा हिल गया एकदम से कि अरे एकदम से, क्योंकि लास्ट टाइम पे पता चला शाम को, एक दिन पहले, बट शाम को, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आया था कि बॉल डालना है मेरे को, जब भी मिलेगा 1-2 मैच के बाद तभी भी मिल सकता है। तो यही था कि मैंने फिर बैटिंग कराई उन्होंने ओपन में, तो मेरे मतलब ध्यान वही था। तो बैट पे कभी हैंडल पे लगे, कभी कहीं लगे, मेरे शॉट ही नहीं लग रहे। बट सर बोलते मुझे पता है तू यहाँ पे
एकदम से मतलब आया तो इसलिए शायद ये लग नहीं रहे, बट तू कैपेबल है छक्के मारने के लिए। भाई एक दिन पहले तो नहीं बताना चाहिए ना, एक रात पहले 1-2 दिन तक टाइम देना चाहिए भाई की process बैटिंग करने के खराब हो लिए। गई यार। बॉलिंग नहीं, बॉलिंग तो वही है, ऑन पॉइंट चल रही है, 4 विकेट लिए, बैटिंग बैटिंग खराब हो गई और फोकस भी उधर ही है कि यार बैट पे बॉल नहीं आ रहे थे, शिट क्योंकि बॉलिंग तो ध्यान नींद में हुआ उठ था के मैं डाल मैच पे दूंगा। कल खेलना है, तो प्रेशर आ जाता है एकदम। नींद आ गई थी रात को? मतलब लेट आई थी, ये तो अच्छा था कि मतलब रात का मैच था तो सुबह आराम से उठ गए। हाँ घर सुबह पे बता आराम दिया से था उठ कि भाई सकते हैं। कल देख लेना टीवी पे आ रहा हूँ मैं? हाँ फिर बता दिया था घर पे क्या फीलिंग थी घर वालों की? तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे कि वही यही मोमेंट के लिए मतलब सभी मतलब मेहनत जी रहे करते हैं। हैं। सही बात है, उन्होंने इसी जितनी moment के मेहनत लिए। करी है उन्होंने। पापा ने एकेडमी में कराया था कि शीशे ना हाँ, टूटे, शीशे ना अब टूटे। दूसरों के स्टंप टूटे। मावी जी के लड़के को देखो, इंडिया खेल रहा है, शीशे तोड़ता था यहाँ पे पहले। पड़ोसी बोल रहे होंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं अभी भी बट इंडियन टीम में जब आप गए और वहाँ पे जो जब कैप दे रहे थे, हार्दिक पांड्या ने आपको कैप दी थी आई गेस, क्या बोला था उन्होंने और क्या मैसेज था वहाँ पर कि आज कैसा खेलना है या भाई फ्री होके खेल? हाँ उन्होंने बोल दिया था जब मैच स्टार्ट होने से पहले, तभी बोला था कि बिंदास खेल, जैसे तू डोमेस्टिक वगैरह आईपीएल में खेलता है सेम चीज़ तेरे को खेलना है, तेरे को कोई अलग चीज़ें नहीं करनी, जो तुझे चाहिए मैं मतलब फील्ड देने के लिए तैयार हूँ, जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। तो मतलब अगर कोई कैप्टन ऐसे बोल दे तो ऑब्वियसली फ्री हो जाते हो आप कि हाँ मतलब मैं फ्रीली डाल सकता हूँ बॉल। तो बहुत अच्छा लगा था जब। मज़ा तो आ गया होगा इंडिया कैप देख के ना कि यार फाइनली इस चीज़ के लिए। आंखों में आंसू आए थे? थोड़ा हो ही जाता इमोशनल था, है, इमोशनल था। आंसू नहीं आए थे बट इमोशनल था बहुत। फास्ट बॉलर की ईगो भी तो होती है, मैं कैसे रो जाऊंगा, अग्रेशन है भाई। 4 विकेट जब लूंगा। एक दो बॉल डाला उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हुआ कि हाँ अब मुझे डालना है तेज। और जब पहली विकेट मिली वो वो इमोशन तो डिफरेंट फीलिंग था और वो भी बोल्ड। बोल्ड हुआ था। डंडे पे बॉल लगती है ना, तो वो अंदर से जो खुशी है वो पहली बात। तो मज़ा तो आया था, लेकिन उसके बाद अभी वापस अगर हम देखें कि इंजरी के बाद कम बैक करना कितना मुश्किल हो जाता है, कंसिडरिंग कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है इंडियन क्रिकेट टीम में या ओवरऑल डोमेस्टिक सर्किट पे भी। तो ऑलमोस्ट लाइक यू एंड इवन कमलेश बोथ आर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरीज एंड वो एक कम बैक हो रहा है, वो भी इतनी कम एज में ही वापस कम बैक की बातें हो रही हैं। तो कैसा फीलिंग होता है कि यार अब फोकस क्या है, अब इस टाइम पे दिमाग में इंडियन कैप चलती है या फिर क्या चलता है कि वापस जाना? हाँ दिमाग में वो रहता है, बट मेरा क्या रहता है, पहले मैं सोचता था सब में ऐसे परफॉर्म कर दूं, बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैच बाय मैच लेता हूँ कि अगर ये मैच है तो इस पे फोकस करना है, इसमें कैसे मेरे को विकेट्स निकालने हैं, फिर वो मैच हिस्ट्री रह जाता है। फिर नेक्स्ट मैच तो मैं एक एक मैच लेके चलता हूँ, तो वो मेरे को हेल्प भी करा है कि मतलब मेरे को परफॉर्म कैसे करना है। तो अगर मैं एक साथ चीज़ें अपने माइंड पे बर्डन डाल दूं, भाई इतना सारा मेरे को यहाँ तक करना है, मेरे को वापस इंडियन टीम में आना है, इंडियन टीम में आना कैसे है, यहीं से आएगा ना, प्रोसेस है, धीरे धीरे परफॉर्म करता रहूँगा, बट रेगुलर करना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी मेरे को कंसिडर करेंगे वो सेलेक्टर्स इंडियन टीम के लिए। एक फास्ट बॉलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर कोई बच्चा एस्पायरिंग क्रिकेटर देख रहा होगा, फास्ट बॉलर जिसको शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी जैसे 150 फेंकनी है एंड दे आर नॉट दैट टॉल कंपैरेटिवली, क्यों 6 फुट नहीं है या 6 फुट 2 इंच, हमने देखा है जनरली कि लंबे फास्ट बॉलर्स के पास एज रहता है, बट ऑब्वियस चीज़ है, बट यू हैव क्रिएटेड दैट होप फॉर देम कि नहीं भाई अगर डिसेंट हाइट होती है, इंडियन हाइट भी होती है, 5'10", 5'9", 5'8" भी होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दैट पेस। तो क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए इनिशियल डेज में? इनिशियल उसमें एक्शन पे ही ध्यान देना चाहिए, रिदम पे ध्यान देना चाहिए। एक बार रिदम आ गया और आप अगर इंजरी, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ इंजरी फ्री एक्शन, अगर इंजरी फ्री एक्शन छोटे में आप जल्दी उसको सही कर सकते हो, अगर आप लेटर ऑन करोगे तो आपको फिर वही है ना कि कंपटीशन रहता है कि आपको लगता है फिर आप चेंज करने की सोचते नहीं हो। आजकल मेरी बात होती है जैसे 19 वाले क्रिकेटर से कि भाई तेरा एक्शन ये है, भैया यार टाइम ही नहीं है, मतलब इतने मैचेस होते हैं, तो उनके शायद बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि अगर मैं करने जाऊंगा तो वो कंपटीशन से मैं बाहर हो जाऊंगा, मतलब अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें चेंज करते हो तो थोड़े दिन वो मतलब ऊपर नीचे चलता है, उसके बाद फिर आप वापस बेस्ट पे आने लगते हो। पिकअप करने में टाइम लगते हैं चीज़ों तो को। मैं वो चीज़ से निकल चुका, इसलिए मैंने तो यही बनाया था कि नहीं कोई नहीं, थोड़े दिन ख़राब होगा वापस पकड़ लूँ, लेकिन उससे अच्छा फिर वापस आ जाएगा। तो वो ही माइंड में था, और बीच में हुआ भी था जब मैं अभी थोड़े टाइम के बाद इतना अच्छा बॉलिंग नहीं हो रहा था, फिर एकदम से अच्छा होने लगा। माइंडसेट क्या होता है इंजरीज के टाइम पे कि यार कैसे एक बच्चा अपने आप को संभाले उस वक्त? बिकॉज
एज क्रिकेटर्स आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इंजरीज, वो बड़ा मुश्किल होता है और कोई समझाने वाला ही नहीं होता एग्जैक्टली। छोटे लेवल पे। तो चलो बड़े सीनियर लेवल पे होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, साइकाट्रिस्ट भी आपके पास अवेलेबल होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट अंडर 16 के टाइम पे कोई नहीं होता समझाने वाला कि भाई इसको रिहैब कैसे करना है, तुझे एक्चुअली इंजरी है तो जाके डॉक्टर को दिखा, वो चीज़ें भी नहीं पता होती। आप पेन किलर लेके खेलते रहते हो, फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कितने करियर्स ख़राब भी हो जाते होंगे उस चक्कर में, नहीं बन पाते हैं। वो मेंटल टफनेस आने में कितना मुश्किल होता है और कैसे आपने कोप किया था उस चीज़ को? यही था माइंड में कि कैसे भी करके वापस आना है, खेलना है, क्योंकि हम इतने टूर्नामेंट्स दिल्ली विल्ली में खेलते थे, तो यही था खुद से जाना, खुद से बैग लेके जाना और मतलब बसों में जाना, मेट्रो में जाना, ट्रेन्स में जाना, टिकट के तो वो चीज़ हमें सिखाती है वो चीज़ें कि आपको स्ट्रगल कैसे करना है वो चीज़ के लिए। तो आप जिस चीज़ से प्यार करते हो आप फिर उसके लिए आप अगर मतलब स्ट्रगल वर्ड नहीं बोलूँगा, मतलब उस चीज़ के लिए अगर प्यार है तो आप उस Effort मारते हो। एफर्ट मारते हो हाँ। कि ये चीज़ मेरे को इसके लिए करना है। मैंने भी मारे थे। बट बहुत अच्छा लगा शिवम भाई बात करके आपसे। एंड वो एक जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, एक फास्ट बॉलर का जो माइंडसेट है ना, कि आपको छोड़नी नहीं है चीज़, चाहे कितना मुश्किल हो जाए, कितनी मर्जी इंजरीज आए, कितना मर्जी कुछ मुश्किलें आएँ, बट अगर आपका गोल क्लियर है, आपकी प्रिपरेशन राइट है, तो एंड ऑफ द डे आपको मिल जाती है चीज़ें। Exactly. तो ये चीज़ हमें इस कॉन्वर्सेशन से सीखने को मिली है। कोई एक अगर कोई अगर एस्पायरिंग क्रिकेटर देख रहा हो, कुछ अगर एडवाइस देनी हो लास्ट में आपको? मतलब मैं यही एडवाइस दूंगा कि जब आप स्टार्टिंग में जब एकेडमीज़ में रहते हो तो हमें एकदम गोल ऊपर का सेट नहीं करना, क्योंकि वो सेट माइंड में रखना है, बट आप छोटे छोटे टारगेट बना के चलिए। अगर आप टारगेट एकदम से वो सोच लोगे तो वो बहुत दूर हो जाता है, तो ऐसा लगता है नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि रास्ते से यहाँ तक ही दिख रहा है और वहाँ तक चलते हैं फिर आगे का दिखता है। तो वही है कि आप छोटे छोटे टारगेट बना के चलो। अगर वो टारगेट आप पहले ये अचीव करो, फिर छोटे छोटे टारगेट अचीव करते करते, तो वो जर्नी भी फिर ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मज़ा आता है फिर वो जर्नी में। तो छोटे छोटे टारगेट बना के उसको अचीव करिए और फिर वहाँ तक जाइए। बट लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तो इंटरनेशनल प्लेयर जब सामने हो, वो ह्यूमिलिटी, वो हम्बलनेस दिखती है। एंड होप टू सी यू इन लाइक पिंक कलर सून एंड देन इन ब्लू फॉर श्योर। वो ब्लू में मुझे बहुत जल्दी देखना है, क्योंकि वो जब इन स्विंगर आएगी ना अंदर, डंडे पे बॉल लगेगी। बट शाहीन भाई तो बोलेंगे ही ना ऐसा। Okay, thank you so much guys for watching this video and do subscribe to the channel.